हेलो फ्रेंड्स, नवंबर 2024 में महाराष्ट्र टीटी का जो पेपर सेकंड हुआ था उसके उर्दू मीडियम के सामाजिक शास्त्र के सेक्शन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये पूरा पेपर जो है आप लोगों को क्वेश्चन आंसर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बाद में हम लोग जो है डिटेल के साथ तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी फटाफट से क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला सेक्शन यानी कि जो उर्दू सेक्शन लैंग्वेज फर्स्ट है उसकी शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई थी कि एक इक्तबास दिया हुआ था और उसको पढ़ने के बाद मुतबादिल तलाश करके सवालों के जवाब तलाश करने के लिए कहा गया था। ठीक है, सवाल 1 से लेकर 4 तक। अब बात करते हैं रेफरेंस की, तो ये पैराग्राफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की 12th की जो बुक है, ठीक है, उसके चैप्टर नंबर 3 जो कि एक अफसाना है शॉल, वहां से लिया गया था। पैराग्राफ जो यहाँ से लिया गया था पेज नंबर 15 में आप लोग जब देखोगे तो ये बड़ी अजीज थी ये शॉल हमीदा को, यहाँ से लेकर ये अलमारी कंजूस के दिल की तरह बंद रहती है, यहाँ तक के जो पैराग्राफ को पूछा गया था। तो फटाफट आप पैराग्राफ को देख लीजिए। आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। हम लोग जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन पूछा गया था पैराग्राफ के ऊपर से, कंजूस के दिल की तरह क्या बंद रहती है? क्या वो खिड़की है, अलमारी है, दरवाजा है या तिजोरी है? अब देखिए, आप जब इस पैराग्राफ के आखिरी जुमला को देखोगे तो ये जुमला देखिए, ये अलमारी कंजूस के दिल की तरह हमेशा बंद रहती है। तो यानी कि इसका जवाब आएगा कंजूस के दिल की तरह अलमारी बंद रहती है। ठीक है, अगला सवाल था, शॉल ओढ़ने की चीज है डैश डैश डैश, रखने की नहीं, परस्तिश की नहीं, पूजने की नहीं, पहनने की नहीं। तो इसका आंसर आएगा, देखिए, शॉल जो है उसकी परस्तिश नहीं की जाती है, उसको पूजा नहीं जाता है, उसको पहना भी नहीं जाता है, बल्कि सेंटेंस इस तरीके से कंप्लीट होगा कि शॉल ओढ़ने की चीज है, रखने की नहीं। तो हमारा आंसर आएगा फर्स्ट। अगला सवाल, मुशायरा कहाँ मुनक्कद किया गया था? लखनऊ, श्रीनगर, पाकिस्तान या राजस्थान? तो देखिए, तीसरी लाइन में यह बताया गया है कि मुशायरा जो है वो श्रीनगर में मुनक्कद किया गया था। तो हमारा आंसर आएगा सेकंड, श्रीनगर। बुलबुल की तरह कौन चहक उठा? उबैद, हमीदा, मुसन्निफ या शाकिर? तो इसका जवाब जो है हम लोगों को आखिरी से पहली वाली लाइन जो है यहाँ पे देखिए, और वो बुलबुल की तरह चहक उठी थी, यानी कि कौन? हमीदा को जब शॉल मिली तो वो बुलबुल की तरह चहक उठी थी। तो इस सवाल का जवाब आएगा बुलबुल की तरह हमीदा चहक उठी थी। अगला सवाल, तरक्की करना कौन नहीं चाहेगा? इस जुमले की किस्म पहचानिए। ऑप्शन था, ये जुमला जो इस्तिफामिया इकरारी जुमला है, इनकारी जुमला है, इकरारी जुमला है या इस्तिफामिया इनकारी जुमला है? तो देखिए, ये जो है जुमला ये इस्तिफामिया इनकारी जुमला है। अगला सवाल, अरबी हुर्फ तहजी में हुर्फ शमसी की तादाद बताइए। क्या वो 16 है, 14 है, 12 है या 20 है? तो अरबी हुर्फ तहजी में हुर्फ शमसी की तादाद 14 होती है। रानी के जेवर में खत कशीदा लफ्ज में से किस मुतबादिल को जाहिर करता है? क्या ये हुर्फ अजाफत है, हुर्फ अतफ है, हुर्फ जार है या काफ बयानिया है? तो देखिए, ये खत कशीदा जो लफ्ज है ये हुर्फ अजाफत को जाहिर करता है। ठीक है, गैर मुताल्लिका लफ्ज पहचानिए, यानी कि ऑड निकालना था, ऑड इनमें से कौन सा है? क्या वो मुफलिस, गदा, अमीर और गरीब? तो देखिए, गरीब, गदा और मुफलिस जो है वो एक ही कैटेगरी के लोग होते हैं। तो अमीर जो है इनमें से सबसे अलग है। तो हमारा आंसर आएगा थर्ड, अमीर। है नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, मेजबा तू मेहमा तू है। अब इस शेर में सनत को पहचानने के लिए कहा गया था। क्या ये मरातुन नज़ीर का शेर है, सनत तजाद का शेर है, सनत मुबालगा है या सनत तलमी है? तो देखिए, ये जो है सनत तजाद का शेर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेजबा और मेहमा यहाँ पर आया हुआ है। इत्तेफाकन, यकीनन, तकरीबन और वक्तन फ़क्तन में से जो है इसका मुतबादिल तलाश करने के लिए कहा गया था। ज़ेर, जज़म, तशदीद और तनवीन। देखिए, अगर आप लोगों ने स्टडी की होगी ग्रामर की तो आपको पता होगा ये तनवीन की एग्जांपल्स है। हमारा आंसर आएगा 4। अगला क्वेश्चन, दर्ज झैल
मुतबादिल में ज़मीर इस्तेफाम पहचानिए। लोग वोट देने के लिए जाने लगे। ये सुलेमानी टोपी किस काम की? मजमा शहर के एक बड़े चौक में पहुंचा। इस फ़ोन पर जिससे चाहो बात करो। तो इसका जो ज़मीर इस्तेफाम का जो सेंटेंस है वह है ये सुलेमानी टोपी किस काम की। अगला सवाल, ताज़ियत लफ्ज़ के लिए मुनासिब मुतबादिल मुंतखब कीजिए। बीमार का हाल पूछना, मजहबी जुलूस, पड़ोसियों की खैरियत पूछना, किसी के इंतकाल पर उसके रिश्तेदारों को तसल्ली देना। तो देखिए ताज़ियत जो है वो किसी के इंतकाल पर उसके रिश्तेदारों को तसल्ली देना ताज़ियत कहलाता है। हमारा आंसर आएगा फोर्थ। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ का नाम बताइए। कससुल हिंद, आब हयात, दरबार अकबरी या अवध हिंदी। अब देखिए ये सवाल गलत है क्योंकि सवाल में मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ को पूछा गया है। ये तीनों पहली जो किताबें हैं कससुल हिंद, आब हयात और दरबार अकबरी, ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है। जबकि अवध हिंदी जो है मिर्ज़ा गालिब की जो खतूत का मजमूआ है उसका नाम जो है अवध हिंदी है। सवाल अगर इस तरीके से होता कि इनमें से मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ कौन सी नहीं है तो इसका जवाब आता अवध हिंदी, लेकिन ये सवाल ही गलत है। अगला सवाल, कमर को चांद कहते हैं तो सूरज को डैश डैश डैश। अब देखिए चांद को अगर कमर कहा जाता है तो सूरज को क्या कहेंगे? झुरमुट, सितारे, खुर्शीद या सैयारे। तो सूरज को खुर्शीद कहा जाता है। अगला सवाल, हजरत उमर ने किन फनून में महारत हासिल की? पहलवानी और शह सवारी में, तलवारबाजी और पहलवानी में, शह सवारी और तलवारबाजी, मुजस्समा साजी और खिताबत में। तो देखिए इस सवाल का जो जवाब है रेफरेंस के साथ देख लेते हैं। ये हमारा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो छठी जमात की उर्दू की किताब है उसका सबक नंबर 2 हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इसको जो डॉक्टर मोहम्मद सरफुद्दीन साहिल ने लिखा है इसके पैराग्राफ से लिया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने पहलवानी और शह सवारी के फनून में महारत हासिल की और पढ़ना लिखना भी सीखा। यानी कि इस सवाल का जवाब आएगा उन्होंने पहलवानी और शह सवारी में महारत हासिल की थी। ठीक है। प्रेमचंद का असली नाम क्या है? नवाब राय, खान साहब, राय साहब या धनपत राय। तो प्रेमचंद का असली नाम जो है वो धनपत राय है। अगला सवाल, लफ्ज करिश्मा का हम मानी लफ्ज डैश 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 है। वबाल, जमाल, कमाल या जवाल। तो देखिए करिश्मा का हम मानी लफ्ज जो है वो कमाल है। हम लोग बोलते हैं ना कमाल हो गया, करिश्मा हो गया, तो इसका जवाब आएगा कमाल। अगला सवाल, काश उस वक्त किसी ने मेरी मदद की होती। ये जुमला झैल में से किसकी मिसाल है? ज़माने माजी, माजी शर्तिया, माजी एहतमाली या माजी तमन्नाई। अब देखिए ये जुमला जो है ये माजी तमन्नाई का जुमला है। ठीक है। आराम हराम है, ये क्या है? क्या ये शेर है, खबर है, नारा है या मुहावरा है? देखिए आराम हराम है, ना ये कोई शेर है ना कोई खबर है, बल्कि ये एक नारा है, मुहावरा भी नहीं है, ये एक नारा है। हमारा जवाब आएगा थर्ड, नारा। मुर्द के लिए रोना या मुर्दा के लिए रोना और उसकी खूबियां बयान करना को क्या कहते हैं? क्या वो कसीदा कहलाता है, मरसिया कहलाता है, कतात कहलाता है या बसनवी कहलाता है? देखिए मुर्दा के लिए रोना और उसकी खूबियां बयान करना जो है मरसिया कहलाता है। हमारा जवाब आएगा सेकंड, मरसिया। अगला सवाल, लफ्ज आमिल की जमा का सही मुतमादिल बताइए। क्या वो उलमा, मुअल्लिमीन, उम्माल या अमाल? तो देखिए लफ्ज आमिल की जमा जो है उम्माल कहलाती है। अगला सवाल, मगरूर जो है गुरूर करने वाला होता है, नाजा जो है वो नाज करने वाला, तो नफूर क्या होगा? क्या वो इनकार करने वाला होगा, नफरत करने वाला होगा, नफा करने वाला होगा या फिक्र करने वाला होगा? तो देखिए नफूर जो है वो नफा करने वाले को कहा जाता है। अगला सवाल, दिए गए मुतबादिल हुरूफ में से किसकी निशानदेही करते हैं? ये जो हुरूफ है ये किसकी निशानदेही करते हैं? अलिफ, वाव और या। क्या ये हुर्फ सही है, हुर्फ इल्लत है, हुर्फ अतफ है या हुर्फ तहज्जी है? तो देखिए ये जो अलिफ, वाव और या है ये एक्चुअल में हुर्फ इल्लत कहलाते हैं। झैल के जुमले में
ज़मीर अज़ाफ़ी को जाहिर करने वाला लफ्ज़ तलाश कीजिए। उसने अपना सारा जेवर उतार कर उनकी झोली में डाल दिया। अब इसमें से जो है ज़मीर अज़ाफ़ी के जो जो ऑप्शन बताए गए थे, मैं, अपना, उन और की, तो आप जब गौर से ये जुमला पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा इसमें ज़मीर अज़ाफ़ी जो है वो अपना जो है ये ज़मीर अज़ाफ़ी है। तो हमारा आंसर आएगा सेकंड, अपना। अगला सवाल, झैल में से ज़बान की आमोजिश के मराहिल की सही तरतीब बताइए। ज़बान की आमोजिश की सही तरतीब पूछा है, तो हम लोग डायरेक्ट सही तरतीब देख लेते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना जो ये सही तरतीब है ज़बान की आमोजिश की। अगला सवाल, उर्दू ज़बान की तदरीस और तलबा की आमोजिश मुअस्सर ढंग से करने के लिए मुख्तलिफ सिफर का इस्तेमाल किया जाता है। क्या वो तदरीसी तकनीक है, कदर पैमाई है, दरसी किताब है या तख्लीकियत है? तो देखिए, उर्दू ज़बान की तदरीस और तलबा की आमोजिश मुअस्सर ढंग से करने के लिए तदरीसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। हमारा जवाब आएगा पहला। इसके बाद एक नज़्म दी गई थी और सवाल नंबर 27 से लेके 30 तक के सवालात को जवाबात को तलाश करने के लिए कहा गया था। ठीक है, अब ये नज़्म जो है आप लोग पढ़ लेना, हम लोग डायरेक्ट सवाल जवाब को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, शायर नज़्म में किस से मुखातिब है? बूढ़ों से, छोटे बच्चों से, औरतों से या मर्दों से? तो देखिए, इस सवाल का जवाब जो हम लोगों को पहले मिसरे में ही देखने को मिलेगा। ओ बागी खिजा दीद के नौखेज निहालो, यानी कि यहाँ जो है शायर बच्चों से मुखातिब है, तो हमारा जवाब आएगा छोटे बच्चों से मुखातिब है। नई दुनिया का रास्ता किसने खोला? कुदरत ने, कोशिश ने, मंजिल मकसूद ने या तजुर्बे ने? इस सवाल का जवाब हम लोगों को देखिए इस मिसरे में दिखेगा। ये जो मिसरा आप लोगों के सामने है, कोशिश ही ने रास्ता नई दुनिया का खोला, तो इसका जवाब आएगा कोशिश ने। ठीक है, कोशिश ने जो है नई दुनिया का रास्ता खोला। अब नज्म में जर्म की जमा के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है? क्या वो इजराम है, जुराइम है, माजरा है या जुर्म है? तो देखिए, जर्म की जमा जो है यहाँ पर आप जब ये इस मिसरे को देखोगे तो यहाँ पर इजराम दिया हुआ है। कोशिश ही ने इजराम समावी को है तोला सॉरी। तो हमारा आंसर आएगा, हमारा जवाब आएगा इजराम। अब एक मिसरा जो है अधूरा दिया हुआ है, मुकम्मल करने के लिए कहा गया था। कोशिश का तोती है, तरफा तिलिस्मात का गोला, तबकात ज़मीन को टटोला, इजराम समावी को है तोला और सदा दहर में बोला। तो इसका जवाब जो है आप लोगों को इस मिसरे में दिखेगा कि कोशिश ही का तोती है, सदा दहर में बोला। तो हमारा जो आंसर आएगा चौथा, सदा दहर में बोला। इस तरीके से हमारा ये पहला सेक्शन उर्दू सेक्शन खत्म होता है। इसके बाद हम दूसरे सेक्शन की तरफ आते हैं जो कि है दूसरा सेक्शन जो कि है इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। देखिए, इंग्लिश का जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश का, वो था चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग के वर्ड को तो तलाश करना था, चूज करना था। तो देखिए, यहाँ पे पैसेंजर लिखा हुआ है, पैसेंजर लिखा हुआ है, पैसेंजर लिखा हुआ है और पैसेंजर लिखा हुआ है। तो देखिए, इसका करेक्ट स्पेलिंग जो है PESSENGER, यानी कि सेकंड जो है हमारा राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइंड वर्ड बिलोंग्स टू। द बॉटम लाइन इज दैट वी हैव टू मेक अ डिसीजन टुडे। अब देखिए, ये जो पार्ट ऑफ स्पीच बताने के लिए जो है ये जो अंडरलाइन वर्ड है, इसके पार्ट ऑफ स्पीच को मालूम करना था। क्या वो नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है? तो देखिए, इसका जो आंसर आएगा ये नाउन को जाहिर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। अब देखिए, ये जो सेंटेंस दिए हुए उसमें से करेक्ट सेंटेंस को चूज करने के लिए कहा गया था। पहला ऑप्शन है माय ब्रदर रिटायर्ड फ्रॉम एयर फोर्स। तो देखिए, यहाँ पे जो है ये भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि माय ब्रदर रिटायर फ्रॉम द एयर फोर्स, यहाँ पे द नहीं है। द मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक इट। अब ये देखिए, द की कोई जरूरत नहीं थी। मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक इट,
देन ये भी रॉन्ग हो गया। तीसरा ऑप्शन हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन्स, देखिए यहाँ पे आएगा द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन, तभी जो है ये ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, तो यानी कि ये भी रॉन्ग है। चौथा जो ऑप्शन दिया हुआ था सोहम इंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी, तो जो चौथा है ये बिल्कुल करेक्ट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है, तो हमारा आंसर आएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक, द प्रिंसिपल डैश 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 एन एक्सप्लेनेशन फॉर हिज बिहेवियर। तो देखिए इसके अंदर जो ऑप्शन दिए हुए हैं कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड अप, कॉल्ड फॉर और कॉल्ड ऑन, इसका जो आंसर आएगा हमारा द प्रिंसिपल कॉल्ड फॉर, ठीक है, कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन फॉर हिज बिहेवियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। अब देखिए एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसके 4 पार्ट बनाए गए थे, अब इन पार्ट में से कौन सा पार्ट जो है उसमें एरर बताया गया है या एरर है। माई सिस्टर इन लॉ हु लिव इन पंढरपुर हैव कम टू स्टे विथ अस फॉर अ मंथ। अब देखिए इसमें जो है पहला जो सेंटेंस दिया हुआ है या पहला पार्ट जो दिया हुआ है माई सिस्टर इन लॉज दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन माई सिस्टर इन लॉ हमेशा होता है, हमेशा सिंगुलर के तौर पर लिखा जाता है, यानी कि यहाँ पर एरर हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तो हमारा आंसर आएगा फर्स्ट, जहाँ पे जो है ये पहला पार्ट में ही एरर पाया जा रहा है, एरर है। अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द गैप, पल्लवी डैश 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 मी ऑफ अ गर्ल आई यूज्ड टू नो, रिमेंबर्स, रिमाइंड्स, रिकलेक्ट्स और रिकॉल्स। तो देखिए पल्लवी रिमाइंड्स मी, देखिए यहाँ पे आएगा रिमाइंड्स मी ऑफ अ गर्ल आई यूज्ड टू नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट सुइटेबल वन वर्ड फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। अभी एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसके लिए सबसे सुटेबल वन वर्ड कौन सा है वो चूज करना था। विटी एंड क्लेवर रिटॉर्ट, विटी एंड क्लेवर रिटॉर्ट, इसके लिए जो सबसे सुटेबल वन वर्ड है वो है रिपार्टी, हमारा आंसर आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक, शी इज, ठीक है, डैश 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 इंडियन आर्टिस्ट मैरिड टू डैश 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 यूरोपियन इंजीनियर। तो क्या वो एन और द आएगा, एन आएगा, एन आ आएगा या आ एन आएगा। तो देखिए इसका जो आंसर है शी इज एन इंडियन आर्टिस्ट मैरिड टू अ इंजीनियर, अ यूरोपियन इंजीनियर, तो हमारा आंसर आएगा, देखिए यहाँ पे आएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है, इसको देख लेते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, आई एम इंडेप्टेड डैश 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 यू डैश 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 यूर हेल्प। तो हमारा जो ब्लैंक के अंदर जो फील होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि 39 का जो है टू आई एम इंडेप्टेड टू यू फॉर यूर हेल्प, यहाँ पे आएगा फॉर, ठीक है, इस तरीके से जो है टू और फॉर यहाँ पे नहीं है, ये भी टू और अबाउट है नहीं है, और फॉर, तो यहाँ पे देखिए टू और फॉर जो है यहाँ पे हमारा आंसर आएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, ओ क्राइस्ट इट इज द इनकैप रॉक। तो देखिए यहाँ पे जो है एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल हुआ है, हमारा आंसर आएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ द गिवन सेंटेंस, ही डिवाइसेस अ सीरीज ऑफ प्लान्स टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द कॉप। अब देखिए इसके ऑप्शन बहुत बड़े बड़े दिए हुए हैं, हमारे पास वक्त बहुत कम है, वीडियो बहुत लेंदी होते जा रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर्स को देख लेते हैं। इसका जो आंसर आएगा जो कि करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन बन रहा है ये आएगा फर्स्ट, अ सीरीज ऑफ प्लान्स इज डिवाइज्ड टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द कॉप बाय हिम, ठीक है, हमारा आंसर आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन फॉर द गिवन सेंटेंस, सतीश सेड टू कैलाश व्हाई डोंट यू कॉल अ पुलिसमैन। तो इसका भी डायरेक्ट आंसर हम लोग देख लेते हैं, पहला ही इसका आंसर रहेगा जो कि इनडायरेक्ट नरेशन बता रहा है, सतीश आस्क्ड कैलाश व्हाई ही डिडंट कॉल अ पुलिसमैन, तो हमारा आंसर आएगा
फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स सो दैट अल्फाबेट्स अरेंज्ड अकॉर्डिंगली विल फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड्स। अब देखिए आई पी यू टी यू एस आर, ये जो है हम लोगों को अल्फ़ाबेट्स दिए हुए थे, इसको अरेंज करके मीनिंगफुल वर्ड बनाना था। तो इसका सबसे मीनिंगफुल वर्ड जो बनता है वो बनता है परसुएट करना, ठीक है। दैट मीन्स के टू अचीव करना, परसुएट करना, यानी कि पी यू आर, देखिए पी पहले आ जाएगा, पी यानी कि सेकंड पहला आएगा हमारा, यू 5 2 5, तो देखिए 2 4 5 ये नहीं आएगा, 2 4 3 नहीं आएगा, 2 5, देखिए यहाँ पर 2 5 है, यानी कि थर्ड हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पर भी 2 5 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, चूज द करेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर द गिवन सेंटेंस हिज साइलेंस प्रूव्स हिज गिल्ट। तो देखिए इसके अंदर जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है हम लोगों को चूज करना था इस सेंटेंस के हिसाब से। तो देखिए हमारा जो डायरेक्ट आंसर को देख लेते हैं हम लोग, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा द फैक्ट दैट ही इज द साइलेंट प्रूव्स हिज गिल्ट, ठीक है, हमारा आंसर आएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 45, नेम द अंडरलाइंड क्लॉज। अब क्लॉज को पहचानना था। द रीजन वाई आई डिड इट इज ऑब्वियस। नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस है। तो देखिए ये जो है ये एडजेक्टिव क्लॉज की एग्जांपल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, चूज द करेक्ट पोजीशन डिग्री ऑफ द गिवन सेंटेंस ऊटी इज कूलर देन महाबलेश्वर। तो इसका जो आंसर आएगा जो कि पॉजिटिव डिग्री बता रहा है ऑप्शंस के अंदर से, वो आएगा नंबर महाबलेश्वर इज नॉट सो 46 के लिए आएगा, यस दिस वन, महाबलेश्वर इज नॉट सो कूल एज ऊटी, ये जो है पॉजिटिव डिग्री को बता रहा है। तो हमारा आंसर आएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 47, स्टेट व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड इज। 1 मस्ट नॉट बूस्ट ऑफ वंस ओन सक्सेस। तो ये जो है कौन सा, इसके अंदर जो है पार्ट ऑफ स्पीच जो है पूछा गया है, तो ये 1 को जो है बताया गया है, तो ये इनडिफिनाइट प्रोनाउन है, ये एग्जांपल है इनडिफिनाइट प्रोनाउन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस जया एंड राधा वर बीइंग अनॉयड बाय सम चिल्ड्रंस। तो ये जो है एग्जांपल है, ये जो है सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड रिप्लेनिश। तो देखिए ये जो रिप्लेनिश वर्ड है इसका सबसे नियरेस्ट मीनिंगफुल वर्ड जो है वो टॉप अप आता है, तो हमारा आंसर आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड्स। अब ग्रीन जो है इसके अपोजिट जो है, इसके अपोजिट मीनिंगफुल वर्ड पूछा गया था, क्या वो सीरियस है, पेनफुल है, अनोइंग है या डिलाइटफुल है। तो देखिए ग्रीन का जो है अपोजिट मीनिंगफुल वर्ड जो है वो डिलाइटफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, चूज द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। वी डैश 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 नॉट हरी, वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम। तो इसका जो आंसर आएगा वी नीड नॉट हरी, तो हमको ज़रूरत नहीं है बहुत घाई की, तो आंसर आएगा फर्स्ट, वी नीड नॉट हरी, वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, चूज द मोस्ट appropriate words to fill in the blank. He sold his property dash dash dash, he was under a lot of debt, so therefore as or so that। तो देखिए इसके अंदर जो appropriate word आएगा, he sold his property as he was under a lot of debt, तो हमारा आंसर आएगा थर्ड as। Choose the correct adjective to fill in the blank. Surely is dash 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 dancer and adapted and adopt a loaded और a skilled। तो देखिए सरवल्ली जो है वो स्किल्ड डांसर है, इज अ स्किल्ड डांसर, हमारा आंसर आएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ आर्टिकल्स टू फिल इन द ब्लैंक।
अब देखिए आर्टिकल के हिसाब से जो है ब्लैंकों को फिल करना था। आई रीड डैश 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 इंटरेस्टिंग स्टोरी फ्रॉम द महाभारत। तो यहाँ पे देखिए द तो आ जाएगा यहाँ पे द महाभारत, तो यहाँ पे आएगा आई रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी फ्रॉम द महाभारत। तो आंसर जो है एन, यहाँ पे एन है, नो आर्टिकल्स, यहाँ पे ये नहीं आएगा, एन आर नहीं आएगा, एन द, यस थर्ड, ये देखिए ये आंसर आएगा हमारा एन द। ठीक है, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ प्रीपोजिशंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई डिफर डैश 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 यू डैश 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 दिस इशू। आई डिफर फ्रॉम आएगा यहाँ पे, देखिए फ्रॉम यू ऑन टू आएगा यहाँ पे, ऑन टू दिस इशू। तो यहाँ फ्रॉम है लेकिन ऑन टू नहीं है, विथ और ऑन यहाँ पे भी नहीं है, ये भी नहीं आएगा, फ्रॉम ऑन टू देखिए थर्ड, ये हमारा आंसर आएगा थर्ड। देन विथ और एट है, ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए हम लोगों को एक पोयम दी हुई थी, पोयम की हेल्प से हम लोगों को क्वेश्चन आंसर को देखना था, जो कि 5 क्वेश्चन हमारे 56 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन इसी पोयम से पूछे गए थे। अब आप जो है इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, हम लोग जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। देखिए अब देखिए इसमें से जो है क्वेश्चन जो है वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए जो है इतना खास हम लोगों को इसको समझना जरूरी है, इसके मीनिंग को समझना जरूरी है। तो बहरहाल देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। द पोएट says that there is no time because he is a businessman, life is short, he is very old और he is a poet। अब जब आप उस पोएम को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो तो बिजनेसमैन नहीं था बल्कि वो तो पोएट था। ठीक है, लाइफ शॉर्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जो है ना हमारे पास टाइम नहीं है, तो और वो बहुत ओल्ड भी नहीं था। ठीक है, तो क्या है वो एक ही इज अ पोएट बिकॉज ही इज अ पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस पोएम द पोएट इज सैड, हैप्पी, इनसिक्योर, ओवर एम्बिशियस। तो देखिए इस पोएम के अंदर जो पोएट है उसको हैप्पी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर दोज थिंग्स दैट द पोएट डज नॉट हैव एनी टाइम ही विशेस टू डैश 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 फाइंड टाइम, बी हैप्पी विथ अ फ्यू थिंग्स इन लाइफ, इमेजिन, सिट डाउन एंड कंपोज अ पोएम। जब उसको टाइम मिलता है तो वो क्या करता है, वो सिट होता है और पोएम को कंपोज करता है। हमारा आंसर आएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस पोएम द पोएट वांट्स टू स्केल माउंटेन्स, फॉरेस्ट, सीज और ऑल ऑफ दिस। तो देखिए इसका जो आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पोएम विच मीन्स टू वॉक स्लोली अराउंड। अब देखिए इसका जो मीनिंगफुल वर्ड जो है इस पोएम के अंदर बताया गया है वंडर। तो इस तरीके से जो है हमारा दूसरा सेक्शन इंग्लिश का सेक्शन जो है हम लोग खत्म करते हैं। हमारा टीचर जो है आप लोगों को 10-10 क्वेश्चन करके आप लोगों को सेट प्रोवाइड कर देगा, जहाँ पे वो डिटेल में आप लोगों को तमाम क्वेश्चन को समझाएगा। अभी हम लोग फटाफट से जो है थर्ड सेक्शन को देख लेते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, इज्तिमाइयत पसंद अफराद ने इदराक के शोबे में खास काम किया है, दर्ज झेल में से कौन सा बयान इस जमात की खुसूसियात नहीं है। देखिए इदराक के शोबे की एक खुसूसियत इनमें से नहीं है, उसको ढूंढने के लिए कहा गया था। पहला जुमला देख लेते हैं, इल्म तबियात में तजज़िये का रुझान नफ्सियात में मुफीद नहीं होता। बिल्कुल ये चीज़ जो है ये खुसूसियत बयान करता है इदराक का शोबा। बहुत से एहसासात का मजमुआ इदराक नहीं होता, ये भी सही है। एहसासात की तफहीम इनफरादी तौर से नहीं होती, ये भी सही है। चौथा जो जुमला है, अशिया के मुख्तलिफ हिस्सों का इदराक आज़ादाना होने के बाद फर्दों के ज़रिए तरतीब दिया जाता है, ये गलत है। देखिए ये जो है स्ट्रक्चरलिज्म का कंसेप्ट है, ये बिल्कुल अपोज करता है इदराक के शोबे को। तो ये हमारा जवाब आएगा, ये एक खुसूसियत ये नहीं है। अगला सवाल, नफ्सियात के मुख्तलिफ तरीक़े तदरीस में तजुर्बाती तरीके की हुदूद दर्ज झेल में दी गई है, इनमें से गलत बयान कौन सा है। अब तजुर्बाती तरीका की जो हुदूद है वो बयान दी गई है हमारे ऑप्शन में, एक इसमें से नहीं है, उसको तलाश करना है। इस तरीके के नताइज की तस्दीक के बाद ज़रूरी तब्दीलियाँ करना मुमकिन है। बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि तब्दीलियाँ करना मुमकिन है, नामुमकिन है, तब्दीलियाँ नहीं की जाती है। इंसान अपने जज्बात को छुपा सकता है जो नताइज को मुतासिर करता है, बिल्कुल सही है। जो शख्स पर तजुर्बा किया जाता है उसका रवैया तजुर्बा के साजगार नहीं हो तो नताइज पर असर पड़ सकता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। कुछ मसाइल की सूरत में तजुर्बा नहीं किया जा सकता, बिल्कुल
कोई कुदरती आफत वगैरह आ जाती है तो तजुर्बा करना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए इस सवाल का जो जवाब है कि तजुर्बाती तरीके की हुदूद में जो है ये जुमला जो है बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जो है तजुर्बाती तरीके में जो है एक चीज़ आप समझ लीजिए कि उसमें जो है जब नताइज की तस्दीक हो जाती है तो उसके बाद तब्दीली ज़रूर करना जो है मुमकिन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है मुमकिन है, तो ये गलत हो जाता है। अगला सवाल, दर्ज झैल में से कौन सा एक गुदूद जिस्म की साख्त और जसामत पर असरअंदाज होता है? एड्रेनल गुदूद, पटोटरी गुदूद, थायराइड गुदूद या गोनाड गुदूद या जिनसी गुदूद? तो देखिए इनमें से जो सबसे अहम जो है पटोटरी गुदूद होता है, जिसे मास्टर गुदूद भी कहा जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे जिस्म की साख्त और जसामत पर इसका असर होता है। तो हमारा आंसर आएगा पटोटरी गुदूद। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, तस्वुरात की तरक्की होते वक्त घंटा, दिन, महीना, साल, ये तस्वुरात आहिस्ता आहिस्ता तश्कील पाकर 0 साल की उम्र तक बच्चे माजी, हाल और मुस्तकबिल में फ़र्क जानना शुरू कर देते हैं। सवाल यह है कि वो कौन सी एज है जहाँ पे बच्चे जो है माजी, हाल और मुस्तकबिल में फ़र्क जानना शुरू कर देते हैं? तो देखिए अगर आप लोगों ने प्याजे की थ्योरी पढ़ी होगी, उसमें उन्होंने बताया है कि 5 से लेकर 6 साल तक की जो उम्र होती है, इसमें बच्चा माजी, हाल और मुस्तकबिल में फ़र्क जानना शुरू कर देता है। अगला सवाल, एक गुलकार या मुसव्विर अपने फ़न में इतना मगन हो जाता है कि उसे जगह और वक्त की खबर नहीं रहती। इस किस्म की तवज्जो को 0 तवज्जो कहते हैं। क्या ये आदत के मुताबिक तवज्जो है, रज़ाकाराना तवज्जो है, गैर ज़रूरी तवज्जो है या मकसदी तवज्जो है? देखिए ये जो है अगर एक गुलकार या मुसव्विर जो अपने फ़न में मगन होकर जो है वक्त और जगह को भूल जाता है तो इसे मकसदी तवज्जो कहा जाता है, क्योंकि इस तवज्जो में जो जो तवज्जो निगार होता है या मुसव्विर या फनकार जो होता है वो अपनी खुशी से उसमें जो है तवज्जो देता है, मकसद लेकर जो है तवज्जो देता है। दर्ज झैल में से कौन सा बयान अनफ़ान शबाब की खुसूसियत नहीं है? एडोलेसेंस के ऊपर से सवाल है। तो इनफ़ान शबाब में लड़के लड़कियों की खुद के जज्बात में शिद्दत होती है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा होगा इनफ़ान शबाब तो आपको समझ में आएगा कि ये खुसूसियत है। और सवाल में पूछा गया कौन सी खुसूसियत नहीं है। दूसरा जुमला दिया हुआ है, इनफ़ान शबाब में समाजी ताल्लुकात ख़ानदानी ताल्लुकात से मरबूत होते हैं, ये भी सही है। तीसरा, इनफ़ान शबाब में तालिब इल्म बालिग होने के रास्ते पर होते हैं, ये भी सही है कि तो देखिए इनफ़ान शबाब में बच्चा जो है बिल्कुल बालिग होने के करीब आ जाता है। इस उम्र में तलबा की ज़रूरियात और दिलचस्पियों के मद्देनज़र रखते हुए तदरीस की जानी चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बच्चे को जो है सिर्फ गाइड करके उनको आगे बढ़ाना चाहिए, वो जो है उसकी सही खुसूसियत है। तो ऐसी कोई खुसूसियत नहीं होती है। तो हमारा जवाब आएगा चौथा। मैकडोगल के फितरी रुझान की दर्जाबंदी में दर्ज झैल में से कौन सा रुझान माशरत में शामिल होता है? अब देखिए मैकडोगल ने जो अपना नज़रिया दिया था, जो दर्जाबंदी की थी, उसमें जो है 3 चीज़ें बताए थे उन्होंने। तो इसमें यह पूछा गया है कि वो कौन सा रुझान है जो माशरत में शामिल होता है। तो माशरत में जो शामिल होता है वो है इबादत। तो हमारा जवाब आएगा चौथा, इबादत। अगला सवाल, किसी बात का हुसूल जितना ज़्यादा हो और वो बात उतनी ही हमारी याददाश्त में रहती है, मुतालिया किस तरह से किया गया इसका हुसूल का इन्हिसार होता है। कोई इबारत या नज़्म एक वक्त या एक नशिस्त में याद ना करते हुए वक्फा से याद की जाती है। वक्त की तकसीम पर जिनसी इस तरीक़े को 0 कहा जाता है। देखिए सही सवाल, एक्चुअल सवाल ये है कि कोई भी जो है कोई इबारत या नज़्म को एक वक्त या एक नशिस्त में याद ना करते हुए वक्फा से याद करता है, तो इसको जो है कौन सा तरीका कहा जाता है? क्या वो कुल से जुज़्व का तरीका है, दरमियानी वक्फा का तरीका है, पेश दर्स का तरीका है या मुआविन याददाश्त का तरीका है? तो देखिए जिसमें बच्चा जो है वक्फा से कोई चीज़ को सीखता है तो उसे दरमियानी वक्फा का तरीका कहा जाता है। वो अशखास जो किसी खास सूरत हाल में एक तरीके से कामयाबी का तजुर्बा करते हैं और दूसरी सूरत हाल में
कामयाबी का वही तरीका इख्तियार करते हैं, ये थॉर्नडाइक के 0-0 नज़रिया से हासिल होता है। ठीक है, सवाल यह है कि एक शख्स जो है, अगर उसको जो है किसी सूरत हाल में कामयाबी का तजुर्बा उसको हो गया है, तो दूसरी सूरत हाल में कामयाबी का वही तरीका इख्तियार करता है, ये थॉर्नडाइक का कौन सा नज़रिया पेश करता है? तो ये जो है मुहर्रिक और रद्द अमल का नज़रिया, सही व खता का नज़रिया भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने इस नज़रिए को दिया था। ठीक है, अगला सवाल, मुरत्तब मकासिद की दर्जाबंदी करते हुए 0-0 ने अमली और जज्बाती शोबे की तरक्की कैसे हो, इसके मराहिल यानी मकासिद का तयन करके इनकी तरतीब तय की है। क्या वो बंडूरा है जिन्होंने मुरत्तब मकासिद की दर्जाबंदी की है, जो कि अमली और जज्बाती शोबे की तरक्की कैसे हो, इन मराहिल को बताता है? तो क्या डॉक्टर बंडूरा ने क्या उसको बंडूरा ने दिया था, डॉक्टर ब्लूम ने दिया था, पियाजे ने दिया था, या आसोबेल ने दिया था? तो देखिए, इसको जो है डॉक्टर ब्लूम ने इस थ्योरी को दिया था। इस थ्योरी का नाम है इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, इस थ्योरी से जो है ये सवाल पूछा गया है। अब डॉक्टर ब्लूम की जो थ्योरी है, उसी पर से अगला क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कुदरतीपन, मौका परस्ती, दुरुस्तगी, तकलीद वगैरह नासिर मकसद की दर्जाबंदी में दर्ज झेल में से किस ज़मरे में शामिल है? ठीक है, तो देखिए, डॉक्टर ब्लूम ने जो है वो 3 ज़मरा बनाया था, उसके अलग अलग दर्जाबंदी की गई थी। तो ये जो बातें हैं, कुदरतीपन, मौका परस्ती, दुरुस्तगी, तकलीद वगैरह, जो है वो आता है अमली ज़मरा में। सॉरी, इसको थोड़ा सा मुझको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये आता है साइकोमोटर, बिल्कुल हाँ, अमली ज़मरा में आता है। अमली ज़मरा में जो है इसका जवाब आएगा अमली ज़मरा में। अगला सवाल, म्यार पर मबनी कदर पैमाई एक अहलियती जांच है, दर्ज झेल बयानात में से कौन सा बयान म्यार पर मबनी कसौटी की खुसूसियत नहीं है? अब देखिए, सवाल यह है कि म्यार पर मबनी कदर पैमाई एक अहलियती जांच है, म्यार पर मबनी। अब इनमें से कौन सी कसौटी की खुसूसियत इनमें से नहीं है? इस टेस्ट का बुनियादी मकसद निसाब से वाबस्ता महारत या सलाहियत की पैमाइश करना होता है। बिल्कुल, ये जो है एक खुसूसियत है जिसमें जो है कदर पैमाई, म्यार पर मबनी कदर पैमाई होती है। ये टेस्ट मखसूस जमात या कोर्स के लिए तैयार किया जाता है। बिल्कुल सही है, ये टेस्ट है ना, ये टेस्ट ग्रुप के रवैये की नुमाइंदगी ना करते हुए सबकी नुमाइंदगी करता है, तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, ये खुसूसियत नहीं है। ये टेस्ट हिदायत से पहले और बाद में दिया जा सकता है, ये भी सही है। तो हमारा जवाब आएगा थर्ड, ये जो है म्यार पर मबनी कदर पैमाई की खुसूसियत नहीं है। तालिब इल्म को मतलूबा सतह तक लाने के लिए मुतवक्के म्यार और इसके मौजूदा रवैये के दरमियान फ़र्क को ख़त्म करना और तालिब इल्म को खुद जांच करना सिखाना दर्ज झेल किस इकाई से हासिल है? ठीक है, क्या वो रद्द अमल से बच्चा जो है वो खुद से जो है जांच करता है, बाज़ याफ्तगी से खुद से हासिल करता है, बाज़ रसानी से हासिल करता है, या फिर शनाख्त से हासिल करता है? तो देखिए, इसका जवाब ये है कि बच्चा जो है बाज़ रसानी से जो है खुद जांच करना सीखता है, फीडबैक से। इसका ठीक है, जहानत यानी बहुत सी सलाहियतों का मजमुआ है। दर्ज झेल किस माहिर नफ्सियात ने कहा है कि जहानत बजाते खुद कोई वजूद नहीं, बल्कि बहुत सी सलाहियतों का मजमुआ है और इन्हें बुनियादी जहनी सलाहियतों का नाम दिया? तो क्या वो थ्रस्टन है, स्पेयरमैन है, थॉमसन है, या बिन्ने है? तो देखिए, जहानत यानी बहुत सी सलाहियतों का मजमुआ, इस कंसेप्ट को थ्रस्टन ने दिया था, तो हमारा आंसर आएगा थ्रस्टन। ठीक है, उन्होंने जो थ्योरी दी थी उस थ्योरी का नाम था प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। मखसूस मकासिद के हुसूल के लिए जब कोई अमल वसीले के तौर पर मुफीद होता है, तो वो मखसूस अमल आला कार बन जाता है। उसे ही वसीलती मशरूत या मशरूत अमली कहा जाता है। दर्ज झैल बयानात में से कौन सा बयान वसीलती मशरूतियत से मुताल्लिक गलत है? ठीक है, अब वसूलती
वसीलती मशरूतियत से मुताल्लिक जो गलत जुमला है उसको जांचना था। मुनज़्ज़म मुतालिया का तस्वुर उस पर मबनी है। एक वक्त में एक मरहला, जांच, फ़ाल, रद्द-ए-अमल वगैरह उसूलों पर मुनज़्ज़म मुतालिया को तरतीब दिया जाता है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें तक़वियत के उसूल अहम होते हैं, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन जो ये चौथा दिया हुआ है कि वसीलती मशरूतियत मशरूत अमली नज़रिया माहिर नफ्सियात हल ने पेश किया है, तो ये गलत है, क्योंकि इसको माहिर नफ्सियात हल ने नहीं बल्कि पावलो ने जो है उसको पेश किया था। तो ये जो है ये गलत हो जाता है। तो हमारा जवाब आएगा कि इनमें से जो है वसीलती मशरूतियत से मुताल्लिक जो गलत बयान चौथा है। जज्बाती जहानत में साल्वी और मेयर ने 5 बुनियादी सलाहियतें पेश की हैं। दर्ज झैल में से कौन सी सलाहियत खुद ज़ाब्तगी में शामिल नहीं है? ठीक है, साल्वी और मेयर ने जो 5 बुनियादी सलाहियतें पेश की है उसमें से खुद ज़ाब्तगी में शामिल कौन सी नहीं है? ठीक है, तो क्या वो जज्बाती बेदारी है, खुद पर काबू, एहसास जिम्मेदारी या जिद्दत पसंदी? तो देखिए, उन्होंने कहा था कि एहसास की जिम्मेदारी जो है ये खुद ज़ाब्तगी में शामिल नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 76 का, तो तीसरा एहसास से जिम्मेदारी। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। मौलिम जामा मालूमात को तलबा तक बामानी और मौसर तरीके से पहुंचाने के साथ साथ मौज़ूआत को पढ़ाने के लिए दर्ज झैल किस तदरीसी नमूने का इस्तेमाल करता है? क्या वो तहसील तसव्वुर का नमूना है, तरक्की याफ्ता मुंतजिम नमूना है, किरदार की अदायगी का नमूना है, या बराह रास्त तरबियत का नमूना है? तो देखिए, आपको बता दूं कि इसमें से जो सबसे करीबी जो जवाब आ रहा है मेरे हिसाब से वो आएगा कि तरक्की याफ्ता मुंतजिम का नमूना, जिसे आज़ोबेल ने पेश किया था। इस इंग्लिश में उसे कहा जाता है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, तरक्की याफ्ता मुंतजिम का नमूना। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 78। नाबीना तलबा को पढ़ाते वक्त मौल्लिम को कुछ उसूलों पर अमल करना ज़रूरी है। इन तलबा को पढ़ाते हुए मौल्लिम उन्हें असल अशिया को संभालने, इसको महसूस करने और मानूस करने के हवाले से मिसालें देता है। इससे कौन सा उसूल हासिल होता है? क्या वो मरबूत हिदायत का उसूल है, ठोसपन का उसूल है, ज़्यादा का शऊर है, या खुद मुतालिया है? अब देखिए, बच्चा जो है अगर नाबीना है और टीचर जो है उसको कोई जो है असल चीज़ उसके हाथ में देता है, तो ये ठोसपन का उसूल जो है यहाँ पे काम करता है। तो हमारा जवाब आएगा ठोसपन। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। इम्तिहान में कम नंबरात हासिल करने वाले तालिब इल्म का सवालिया पर्चा मुश्किल था, जवाबी पर्चा सख्ती से जांचने की वजाहत बताता है। ये दर्ज झैल किस नफ्सियाती दफाई निज़ाम की किस्म है? तो ये अकली जवाज़ कहा जाता है इसको, जिसको रेशनलाइजेशन कहा जाता है। यानी कि बच्चा जो है अगर फेल हो रहा है तो वो एक्सक्यूजेस देने लगता है कि इम्तिहान का पर्चा मुश्किल था, मैंने जो नोट्स थी उसमें से सवालात नहीं पूछे गए, तो ये सब चीज़ें जो है वो एक्सक्यूजेस देने लगता है। इसे कहा जाता है अकली जवाज़। ठीक है, अगला सवाल। तरबियत की हालत और टेस्ट की हालत में कुछ आम और एक जैसे अनासिर हों तो आमोजिश की मुंतकली होती है। ये दर्ज झैल किस नज़रिया में पेश किया गया है? वेगले की मुंतकली का नज़रिया, जड़ का नज़रिया तामीम, थॉर्नडाइक का यकसा अज़्ज़ा का नज़रिया, या शख्सी कुव्वत का नज़रिया? तो देखिए, इसका जो जवाब है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 का, ये थॉर्नडाइक के यकसा अज़्ज़ा का नज़रिया है, जिसमें बताया गया है कि तरबियत की हालत और टेस्ट की हालत में कुछ आम और एक जैसे अनासिर है तो उसे आमोजिश की मुंतकली होती है। ठीक है, ये नज़रिया जो थॉर्नडाइक ने दिया था। तो हमारा जवाब आएगा तीसरा। बंडूरा के समाजी आमोजिशी नज़रिए के तहत तकलीद के इन्हिसार मुख्तलिफ अवामिल पर होता है। ऐसा ख्याल किया जाता है कि नकल करने वाले बच्चे का नज़र में तकलीद का इन्हिसार इस बात पर होता है कि वो शख्स समाजी लिहाज से कितना पुरवकार है। दर्ज झैल कौन से बयानात के तहत ये पाया जाता है? तो देखिए, आपको बता दूं कि मिसाली शख्स के तर्ज अमल का असर जो है इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा जवाब आएगा तीसरा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 82।
आज़ादाना सोच, तलबा के दरमियान ख्यालात का बाहमी तबादला, बहस की अहलियत, ताउन, दूसरों को बर्दाश्त करना वगैरह समाजी तरक्की करने वाला सिफर सिफर तदरीसी तरीक़ाकार है। तो क्या वो बहस व मुबाहिसा है, इज्तिमाई है, शमूली या शमूलियत है, तनकीद या तबसरा है? तो देखिए, जिसमें आज़ादाना सोच होती है, तलबा के दरमियान ख्यालात का बाहमी तबादला किया जाता है, तो ये बहस व मुबाहिसा का कानून तदरीसी तरीक़ाकार है, जिसे इंग्लिश में डिस्कशन मेथड भी कहा जाता है। तो हमारा जवाब आएगा पहला। ठीक है, अगला, मवाद पर उबूर का तरीका पेश करने वाले अमरीकी माहिर तालीम सिफर सिफर ने इस बात पर जोर दिया कि किसी मौजू का इल्म हासिल करने का मतलब इस मौजू के बारे में बामानी आगाही पैदा होना, बामानी तफहीम को फ़रोग देना, मौजू की तरक्की करना और उसके नतीजे से मुताल्लिक अपने नुक्ते नज़र को तब्दील करना। तो ये किसने दिया था? ये मॉरिसन ने दिया था। इसका जवाब आएगा मॉरिसन, क्योंकि मॉरिसन जो एक अमेरिकन माहिर तालीम थे, उन्होंने जो है कहा था कि बामानी आगाही पैदा करना, बामानी तफहीम को फ़रोग देना, मौजू की तरक्की जो है इस नतीजे से मुताल्लिक है, जिसे जो है मौजू का इल्म कहा जाता है। यह ठीक है, आगे पढ़िए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे ने बच्चों की ज़हनी तरक्की के नज़रिए में 4 मराहिल का जिक्र किया है। इस मरहले में मरई अमल के मरहले को मरई नुक्ते मरहल भी कहा जाता है। ये तरक्की आम तौर पर सिफर सिफर उम्र तक होती है। अब पियाजे की स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर से सवाल पूछा गया है कि वो कौन सी उम्र है जिसमें जो है ठोस या मरई अमल के मरहले की मरई मुंतकी मराहिल भी कहा जाता है जिसको। तो वो 7 साल से लेकर 11 साल तक की जो एज होती है, इसके अंदर जो है ये अमल होता है। शेल्डन की जिस्मानी साख्त और मिजाज की बुनियाद पर शख्सियत की दर्जाबंदी में वसी ज़िंदगी बदलने वाली दिलचस्पियाँ, खुशी और शख्स की मुआफ़क़त पजीरी किस ज़मरे में आती है? क्या वो एंडोमॉर्फिक है या मेजोमॉर्फिक है, एक्टोमॉर्फिक है या फिल्मटिक है? तो देखिए, ये एंडोमॉर्फिक आता है, तो हमारा आंसर आएगा एंडोमॉर्फिक, जिसमें शेल्डन ने कहा था कि जिस्मानी साख्त और मिजाज की बुनियाद जैसे कि वसी ज़िंदगी बदलने वाली दिलचस्पियाँ, खुश और शख्स की मुआफ़क़त जो है उन्होंने इस ज़मरे में रखी थी, जिसका नाम था एंडोमॉर्फिक। ठीक है, 1957 ठीक है में दर्ज झेल किस माहिर नफ्सियात ने असलियत, रवानी, लचक और पैदावारी तख्लीक के अनासिर को तहकीक के ज़रिए पेश किया? तो ये गिलफर्ड ने जो है इस नज़रिए को पेश किया था। इसका जवाब आएगा गिलफर्ड। ठीक है, उन्होंने जो है 1957 के अंदर असलियत, रवानी, लचक और पैदावारी तख्लीकियत के अनासिर को तहकीक के ज़रिए पेश किया था गिलफर्ड ने। अगला सवाल, तलबा के साबका तजुर्बात का, साबका मालूमात का मसाइल को तलाश करके तदरीस की समत, रहनुमाई और खामियों की तलाश करके तदरीस करना, ये मामलात तदरीस के दर्ज झेल किन उसूलों के तहत आते हैं? क्या वो जमहूरी फ़ौक़ियत है, पालियत है, तशख़ीसी व मुआलजती नज़रिया है या हकीकत पसंदी है? तो देखिए, ये जो है तशख़ीसी और मुआलजती नज़रिया है, जिसमें तलबा के साबका तजुर्बात का, साबका मालूमात का और मसाइल का तलाश करके तदरीस की सिमतों तय की जाती है। वह है तशख़ीसी व मुआलजती नज़रिया। अगला सवाल, डॉक्टर ब्लूम के बयान करदा मकासद की जज्बाती सतह के किस जुज़्व के मुताबिक तवज्जो के बाद तलबा सरगर्मी में दिलचस्पी लेते हैं, इसमें रच बस जाते हैं, इससे मुताल्लिक पसंदीदगी पैदा होती है? तो क्या वो इक़दार है, तरकीब है, कदरों की तंजीम है या रद्द अमल है? तो देखिए, डॉक्टर ब्लूम ने कहा था कि रद्द अमल जो है ये जो है एक ऐसा मकसद है जिसमें जज्बात सतह के जुज़्व के मुताबिक तलबा किसी सरगर्मी में दिलचस्पी लेते हैं। ठीक है, वो तो वह रद्द अमल है। अगला सवाल, शनाख्त कीजिए कि सबक की मनसूबाबंदी के हवाले से दर्ज झेल बयानात में से कौन सा बयान मुकम्मल नहीं है? तालिब इल्म का इरादा, दिलचस्पी, सबक को फ़रोग देने वाले ख्यालात
को जहन में रखते हुए सबक की मंसूबाबंदी करना चाहिए। किताब बनाने वाले से मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार किए बगैर मुअल्लिम को असबाब की तरतीब के मुताबिक सबक की मंसूबाबंदी करनी चाहिए। किसी भी सबक ये नहीं आ सकता, ये गलत लग रहा है मुझको, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि किताब बनाने वाले से मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार किए बगैर, तो मुख्तलिफ अंदाज किए बगैर बोल रहा है, किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ किताब के अंदर जो मवाद है सिर्फ बच्चों को वो पढ़ाना चाहिए, बल्कि बच्चों को जो है किताब के बाहर के जो कंटेंट है उसको भी पढ़ाना चाहिए। तो ये गलत हो रहा है, ठीक है। किसी भी सबक की मंसूबाबंदी के आखिर में कद्र पैमाए की गुंजाइश होनी चाहिए, ये भी सही है। सबक की मंसूबाबंदी ज़्यादा तफसीली नहीं होनी चाहिए, ये भी सही है। तो हमारा जवाब ये आएगा कि ये जो मंसूबाबंदी जो है ये गलत बयान बता रहा है, ठीक है। अगला सवाल, विरासत या जहानत और शख्सियत को मुतासिर करने वाला अंसुर है। किस माहिर नफ्सियात ने साबित किया है कि जहानत और शख्सियत की खुसूसियत एक नस्ल से दूसरे नस्ल में मुंतकिल होती है? तो ये जो है फ्रांसिस गाल्टन ने इस नज़रिए को दिया था। फ्रेंड्स, अब देखिए हम लोगों ने उर्दू ज़बान के अंदर जो है इस पेपर को सॉल्व किया हुआ है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उर्दू के साथ साथ इंग्लिश में जो सवालात दिए जाते हैं आप उसको प्रीफर कीजिए, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि उर्दू ज़बान में जो है उसको जब तर्जुमा किया जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत हो जाती है, हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में सवाल कहाँ से पूछा गया है। और अगर आप लोगों ने उर्दू मीडियम से ही पढ़ाई की है तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। चलिए कल मिलते हैं, कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए फ्रेंड्स, सोशल साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया था कि हड़प्पा जो साइट है वो अगर रावी नदी के किनारे है, ठीक है, तो हुलास साइट जो है वो कौन सी नदी के किनारे है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। तो देखिए गंगा दिया हुआ है, जमुना दिया हुआ है, सतलुज और चनाब। तो अगर आप लोगों को जो है रेफरेंस के साथ इस हिसाब से देखना है तो इस तरीके से मैं जो है तमाम पेपर को रेफरेंस के साथ भी सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन चूंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा इसीलिए जो है मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो मैं आप लोगों के लिए जो है इस तरीके के रेफरेंस के साथ जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा। तो बात करते हैं रेफरेंस की। ये क्वेश्चन जो है वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की क्लास 6 की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 10 का जो एक मैप दिया हुआ है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। देखिए सवाल यह है कि जो रावी रिवर है, ठीक है, ये रावी रिवर है, उसके किनारे जो है हड़प्पा के साइड मौजूद है। तो हुलास जो है वो कौन सी, हुलास जो रिवर, देखिए ये हुलास जो साइट है वो कौन सी रिवर के किनारे मौजूद है? तो देखिए आपको यहाँ पे जवाब मिल जाएगा, वो यमुना रिवर के किनारे मौजूद है, ठीक है। ये हो गया महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का रेफरेंस। बात करते हैं एनसीईआरटी का, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 9th की जो हिस्ट्री की बुक है उसमें जो एक टॉपिक है ब्रिक्स बेड्स एंड बोन्स, उसमें जो द हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसमें भी एक मैप दिया हुआ है। यहाँ पर रावी रिवर के किनारे हड़प्पा साइड तो बताई गई है, लेकिन ये यमुना के किनारे जो है हुलास को नहीं बताया गया है। तो आप बहुत ध्यान से जो है पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा कि हड़प्पा साइड जो है वो रावी नदी के किनारे है, तो हुलास जो है वो जमुना रिवर के या नदी के किनारे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है जोड़ियां लगाने के लिए कहा गया था। ऑप्शंस दिए हुए थे ग्रुप ए के अंदर कौशल, वत्स, अवंती और मगध। ग्रुप बी के अंदर कौशंबी, राजगृह, श्रावस्ती और उज्जैन। देखिए कौशल जो है ये कौशल एक्चुअल में श्रावस्ती का जो है इसका मैच कर रहा है, क्योंकि देखिए ये जो है ग्रुप ए के अंदर महाजनपदास दिए हुए हैं, महाजनपदास, ठीक है, महाजनपदास के नाम है। और ग्रुप बी के अंदर जो है कैपिटल्स के नाम है, ठीक है, कैपिटल्स के नाम है, ठीक है, महाजनपदास और कैपिटल बताए गए हैं। आप ये जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसके लिए आप लोगों को क्लास 6 की जो हिस्ट्री उसको देखना पड़ेगा, एनसीईआरटी की, ठीक है, उसके अंदर ये चीज दी हुई है, ठीक है। अब रेफरेंस के साथ हर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता हूं मैं यहाँ पे। अगर आप लोगों को रेफरेंस के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करवाना है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे यस कीजिए। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग जो यस करते हैं तो मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो फट से बनाकर इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कौशल का जो है श्रावस्ती आएगा,
बी का जो है पहला वत्स का कौशंबी आएगा। ठीक है, ठीक है। ए का तीसरा, अब देखिए ए का तीसरा कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर ए का तीसरा, बी का पहला हो गया, बी का पहला हो गया, ए का तीसरा और कहाँ है, यहाँ पर चौथे में भी दिया हुआ है, बी का पहला नहीं है तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर पहला ही आएगा, यानी कि ए का तीसरा कौशल का श्रावस्ती, बी का पहला वत्स का कौशंबी, सी का चौथा ओवंती का उज्जैन और मिग्ध का, देखिए इसको हम लोग जो ऑप्शन को देख ही लेते हैं। ठीक है, मिग्ध का उज्जैन, सॉरी मिग्ध का राजगुरु, इस तरीके से डी का दूसरा, तो हमारा आंसर आएगा फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है ये भी जो है जैन लिटरेचर पे से क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि ये हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। ठीक है, सॉरी फुनान का क्वेश्चन है, पहले ये देख लेते हैं फुनान का। फुनान की कदीम सल्तनत पहली सदी ईस्वी में किस मुल्क में कायम की गई, क्या वो चीन है, थाईलैंड है, म्यांमार है या कंबोडिया है। देखिए ये ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है, सॉरी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। फुनान की कदीम सल्तनत जो कायम की गई थी वो कंबोडिया में कायम की गई थी, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसके लिए आप क्लास 9th की हिस्ट्री को प्रीफर कीजिए। ठीक है, लीला चरित्र ये किताब सिफर ने लिखी है, तो ये क्वेश्चन गलत है। अगर आप इंग्लिश से पढ़ोगे तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये लीला चरित्र किताब है जो कि एक जैन लिटरेचर है, जैन लिटरेचर है, इसको किसने कंपाइल किया हुआ है, किसने कंपाइल किया है, मराठी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, मराठी में, तो क्या वो चक्रधर स्वामी है, माही भट्ट है, महंत बदम्बा है, केशव बास है। तो देखिए माहिम भट्ट ने जो है लीला चरित्र इस किताब को मराठी में कंपाइल करने का काम किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। अब आप लोग जो है बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मेरे पास रेफरेंसेस मौजूद नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन को जो है क्वेश्चन नंबर 95 को हम लोग जो है रेफरेंस के साथ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि जोड़ियां लगाना है हम लोगों को। ग्रुप ए और ग्रुप बी दिया हुआ था। ग्रुप ए के अंदर जो इंदौर, नागपुर, ग्वालियर और वडोदरा दिया हुआ है, और ग्रुप बी के अंदर जो खानदान दिए हुए, जो खानदान वहां पे राज करते थे। ठीक है, यानी कि ये हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब कौन सी क्लास का है इसको देख लेते हैं। देखिए रेफरेंस की अगर बात करें तो एनसीईआरटी की क्लास 7th की अगर जो आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर जो है चैप्टर नंबर 10 जो आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर भी आपको जवाब मिलेगा। और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की हिस्ट्री की क्लास 7th की बुक, उसमें एक टॉपिक है मराठा कॉन्फिडेंसरी, वहां पर भी आप लोगों को इसका जवाब मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सिंधिया ऑफ ग्वालियर, ग्वालियर के सिंधिया, तो यहाँ देख लेते हैं ग्वालियर के सिंधिया, सॉरी हाँ यहाँ पे देख लेते हैं ग्वालियर के सिंधिया, ग्वालियर के सिंधे। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इसको, ग्वालियर के सिंधिया। एंड गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा के गायकवाड़। ठीक है, वडोदरा के गायकवाड़ यहाँ पे आ गया। ठीक है, और इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, ग्वालियर के सिंधिया, इस तरीके से। ठीक है, और अगला देख लेते हैं उज्जैन एक्सपांडेड अंडर द सिंधिया प्रोटेक्शन, इंदौर के होलकर, इंदौर के होलकर। ठीक है, इसको देख लेते हैं इंदौर के होलकर खानदान। ठीक है, इस तरीके से हम लोग रेफरेंस के साथ जो है सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर आप लोगों के यस कमेंट्स आते हैं तो मैं आप लोगों को 5-5 क्वेश्चन करके इसी चैनल पे फौरन से प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए आंसर क्या बनता है, हम लोग इसको देख लेते हैं। अगर इस तरीके से जोड़ियां हम लोग लगाएंगे, ठीक है 95 हम लोग देख रहे हैं, जोड़ियां लगाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा सेकंड, ए का तीसरा। ठीक है, इंदौर के होलकर खानदान, ए का तीसरा दिया हुआ है। ठीक है, बी का जो है पहला आ जाएगा, बी का भोसले, नागपुर के भोसले खानदान। ठीक है, सी का ग्वालियर के जो है वो हमारा चौथा शिंदे खानदान, और वडोदरा के जो है गायकवाड़ खानदान चौथा। तो हमारा आंसर इस तरीके से आ जाएगा दूसरा। अगला सवाल देख लेते हैं, आजाद हिंद फौज की बुनियाद किसने रखी, क्या वो रास बिहारी बोस है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन है, या गुरु बख्श सिंह ढोलन है। देखिए जहां आजाद हिंद फौज का जिक्र आता है तो हमारे जहन में जो है एक नाम आता है, वो है नेता सुभाष चंद्र बोस, लेकिन ये इस सवाल का जवाब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आजाद हिंद फौज की बुनियाद रास बिहारी बोस ने 1942 में रखी थी। ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है,
हिस्ट्री का क्वेश्चन है क्लास 9th, आप इसके लिए पढ़िए हिस्ट्री की क्लास 9th, आपको इसका जवाब वहां मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा जवाब क्या आएगा, रास बिहारी बोस सॉरी। जंग प्लासी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की शिकस्त की वजह बताइए। मीर जाफर की क़यादत में नवाब की फौज जंग में उतरी। मीर कासिम ने अंग्रेजों की गैर कानूनी तजारत पर रोक लगाने की कोशिश की। रॉबर्ट क्लाइव की हुई गद्दारी। बंगाल में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी को इक़्तिदार हासिल हुआ। देखिए, हम लोग जो जब नवाब सिराजुद्दौला के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे जहन में आता है कि मीर जाफर और मीर कासिम ने जो है दोनों ने गद्दारी की थी, लेकिन यहाँ पर जो जुमला दिया हुआ है इसमें दोनों की अच्छाई बताई गई है कि मीर जाफर ने जो है नवाब के फौज की जो है क़यादत की थी, तो ये वजह नहीं हो सकती है। ठीक है, मीर कासिम ने अंग्रेजों की गैर कानूनी तजारत पर रोक लगाने की कोशिश की थी, तो ये वजह भी नहीं हो सकती है। तो वजह क्या थी, रॉबर्ट क्लाइव जो था ना, उसकी की हुई गद्दारी की वजह से जो है नवाब सिराजुद्दौला को जो है बंगाल में शिकस्त हुई थी जंग प्लासी में। ठीक है, तो हमारा जवाब आएगा तीसरा। ठीक है, ये भी जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्लास 9th पढ़िए इसके लिए। अगला सवाल, विटाल विध्वंसन नामी किताब के जरिए छूत-छात की मजम्मत किसने की थी। अब देखिए, ये विटाल विध्वंसन जो किताब है ये छूत-छात की मजम्मत करने वाली किताब थी। तो ऑप्शन दिया हुआ है गोपाल बाबा विलिंकर, महर्षि विठल रामजी शिंदे, शिवराम जाम्बा कामले, अप्पा साहब पटवर्धन। तो देखिए, आपको बता दूं कि ये जो किताब लिखी थी गोपाल बाबा विलिंकर ने, इसके लिए क्लास 8 तक की आप एनसीईआरटी पढ़िए, वहां पे आप लोगों को इसका जवाब मिल जाएगा। गोपाल बाबा विलिंकर ने जो है ये किताब लिखी थी। ठीक है, कितना क्वेश्चन हुआ अभी तक, 98 हो गया यहाँ पे हमारा। ठीक है, 99 क्वेश्चन देख लेते हैं। दर्ज झैल में से गलत जोड़ी पहचानिए। आप गलत जोड़ी पहचानने के लिए कहा गया था। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं ये समझना बहुत जरूरी है, क्या क्वेश्चन है ये समझना भी जरूरी है। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का, ये भी हिस्ट्री की एक बुक है, क्लास एनसीईआरटी की क्लास 9th की, वहां से पूछा गया है। ठीक है, तो सवाल यह है कि मिजोरम लाल डेंगा, क्या यह सही जोड़ी है। नागालैंड अंगामी झापू फेजू, देखिए झापू फेजू नहीं है, वो जापू है, जापू फेजो। आसाम के प्रफुल्ल कुमार महंतो, अरुणाचल प्रदेश के संत हरचरण सिंह लोंगवाल। तो देखिए, सही गलत जोड़ी को पहचानने के लिए कहा गया था, तो सबसे पहले सही जोड़ी देख लेते हैं। मिजोरम के जो है लाल डेंगा जो है ये मीजा नेशनल फ्रंट के एक लीडर है, तो ये सही जोड़ी हो गई। नागालैंड के अंगामी जापू फिजू जो है ये नागा नेशनल काउंसिल के लीडर है, तो ये भी सही जोड़ी हो गई। आसाम के प्रफुल्ल कुमार महंतो जो है ये आसाम गाना परिषद के एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है, तो ये भी सही जोड़ी हो गई है। अब जो ये चौथी जोड़ी है अरुणाचल प्रदेश और संत हरचरण सिंह लोंगवाल दिया हुआ है, तो आपको बता दो कि संत हरचरण सिंह लोंगवाल जो है वो पंजाब के एक लीडर है, जो कि अकाली दल के एक लीडर है। तो वहां की जो एक पार्टी है अकाली दल, वहां के लीडर है। अगला सवाल, दुश्मनों के फौजी टैंक तबाह करने वाले फायर और फॉरगेट जैसे मिसाइल कौन से है। अब देखिए, इंडिया के जितने भी मिसाइल है उनका नाम देने की कुछ न कुछ वजह होती है। ठीक है, उसको देख लेते हैं कि इनमें से फौजी टैंक तबाह करने वाले मिसाइल का नाम क्या है। क्या वो नाग है, पृथ्वी है, अग्नि है या आकाश है। ठीक है, बात कर लेते हैं नाग की। तो नाग को जो है वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये फौजी टैंक तबाह करने वाले मिसाइल। तो हमारा जवाब तो ये आ गया। पृथ्वी को देख लेते हैं। पृथ्वी जो है सरफेस टू सरफेस, यानी कि जमीन से जमीन पर वार करने वाली जो मिसाइल होती है उसका नाम पृथ्वी है। बात करते हैं अग्नि की, तो अग्नि जो मिसाइल है ये लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। और आकाश की अगर बात करें तो जमीन से एयर में मार करने वाली जो मिसाइल है उसका नाम आकाश रखा गया है। तो फौजी टैंक दबा करने वाली जो फायर एंड फॉरगेट मिसाइल जो है वो नाग कहलाती है, उसका नाम नाग रखा गया है। ठीक है, ये भी जो है वो हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगला सवाल, ये जो सवाल है ये एक्चुअल में आप सिविक्स के क्वेश्चन से, ये सिविक्स का क्वेश्चन है। दर्ज झैल में से कौन सा प्रोग्राम 7वां पंचशाला मंसूबे से ताल्लुक रखता है। ये 4 प्रोग्राम दिए हुए हैं और हम लोगों को ये मालूम करना है कि
ये कौन सा प्रोग्राम जो 7वां पंचशाला मंसूबे से ताल्लुक रखता है? तो मिशमूल देही तरक्याती प्रोग्राम, कौमी देही रोजगार प्रोग्राम, सलीम फौलाद प्रोजेक्ट या 10 लाख कुओं की खुदाई का मंसूबा। अब देखिए आपको बता दूं कि देही तरक्याती का प्रोग्राम जो है वो अर्लियर जो हमारा मंसूबा था पंचशाला, उसमें जो है इसका जिक्र किया गया था, इस प्रोग्राम को रखा गया था। कौमी देही तरक्की का जो ये प्रोग्राम है, ये छठे प्लान के अंदर, 6 प्लान के अंदर जो है इस प्रोग्राम को रखा गया था। सलीम फौलाद प्रोजेक्ट, जो आप लोग जो है इसको डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था, उसके अंदर जो सलीम फौलाद प्रोजेक्ट का जिक्र किया गया था, उसको प्रोग्राम को रखा गया था। और हमारा 7th जो प्लान था, है ना, 7th प्लान, उसमें 10 लाख कुओं की खुदाई का मंसूबा जो है, इसको जो है इस प्रोग्राम को शामिल किया गया था। तो हमारा जवाब आएगा 4th। ठीक है, ये जो है सिविक्स का क्वेश्चन है, इसके लिए क्लास 9th की सिविक आप लोगों को पढ़ना रहेगा। अगला सवाल, दर्ज झैल में से कौन सी खुसूसियात जदीद तारीख नवीसी के तरीकों में शामिल नहीं है? ठीक है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हिस्ट्री के क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो जदीद तारीख नवीसी है, इनमें से कौन सी खुसूसियत उसमें शामिल नहीं है? साइंसी तरीकाकार, इंसानी सरगर्मियों का ताल्लुक देवमालाई कहानियों से जोड़ने की कोशिश, इंसान मरकूज सवालात, काबिल एतमाद तारीखी सबूत। तो देखिए आपको बता दूं कि जदीद तारीखी नवीसी में देवमालाई कहानियों का कोई भी काम नहीं है, यहाँ पे उसके जो है ये शामिल नहीं है। तो हमारा जवाब आएगा दूसरा। ठीक है, हिस्ट्री पढ़िए क्लास 9th की इसके जवाब के लिए। अगला सवाल, जंतर मंतर अगर जयपुर में है तो रानी की वाव कहाँ पे है? ये हिस्ट्री का सवाल है। एनसीईआरटी की क्लास 8 तक की हिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रानी की वाव कहाँ पर मौजूद है? क्या वो चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है, पाटन गुजरात में है या मुंबई में है? देखिए ये जो रानी की वाव है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि पाटन गुजरात में मौजूद है। ठीक है, रानी की वाव कहा जाता है उसको। अगला सवाल, गुरो में शामिल ना होने वाला शहर पहचानिए। अब ये जो शहर दिए हुए हैं, ये एनसीईआरटी की क्लास 12th की जो बुक है, जो हिस्ट्री की, ठीक है, हिस्ट्री की एनसीईआरटी क्लास 12th की बुक आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, वहां पे इसका जो है रेफरेंस मौजूद है। तो योद्धे, मालो, सोदरत और लछावी, योद्धे जो इसमें से शहर जो गुरो में शामिल नहीं है वो कौन सा है? तो देखिए योद्धे, मालो, सोदरत जो है, ये शहर जो है एक्चुअल में ये जनपदास थे, ये जनपदा थे। और लछावी जो है ये गाना संघा है। ठीक है, ये गाना संघा है लछावी। तो हमारा जो है जवाब क्या आएगा? हमारा जवाब आएगा चौथा, गाना संघा। ठीक है, गाना संघा। अगला सवाल, ब्रह्मगिरी, सोपारा, गिरनार, सहस्रम, ठीक है, सहस्रम, ये किन जगहों के लिए मशहूर है? अब ये कुछ जगहों के नाम है। यहाँ पे कौन सी चीज पाई जाती है? क्या यहाँ सम्राट अशोक के कुतबे मिलते हैं, सम्राट अशोक का सुतून मिलते हैं, बुद्ध मजहब के स्तूप मिलते हैं, या कदीम तिजारती नुक्ता नजर से अहम शहर है? तो आप यहाँ पे जो है ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसके लिए क्लास 11th की आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी की, वहां पे दिया हुआ है। और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की क्लास 7th के अंदर जो इसका जिक्र किया गया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सम्राट अशोक के जो है कुतबे पाए जाते हैं इन इलाकों में। ठीक है, मुगल दौर में फन मसव्विरी, आर्ट की इब्तिदा सिफर मसव्विरी से हुई। क्या वो ईरानी है, यूनानी, ग्रीक है, रोमी है या यूरोपीय है? अब देखिए मुगल जो है कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे। तो अपने साथ जो है वो ईरानी आर्ट को लेकर आए थे। तो हमारा जवाब आएगा ईरान। अगला सवाल, गलत जोड़ी पहचानना था। देखिए ये क्वेश्चन जो ये भी हिस्ट्री का है। अगला सवाल जो है ये साइंस का सवाल है। ठीक है, जेम्स वाट ने जो है भाप का इंजन बनाया था, क्या ये सही जोड़ी है? एडमंड कार्ट राइट पावरलूम बनाया था, क्या ये गलत जोड़ी है? सैमुअल क्रम्पटन जो है म्यूल बनाया था, क्या ये गलत जोड़ी है? या जॉन के जो है स्पिन जेनी जो है उन्होंने बनाया था, ये गलत जोड़ी? तो देखिए जेम्स वाट ने जो भाप का इंजन बनाया था, ये बिल्कुल सही जोड़ी है। एडमंड कार्ट राइट ने जो पावरलूम बनाया था, ये भी सही है। सैमुअल क्रम्पटन ने म्यूल बनाया था, ये भी सही है। जॉन के, है ना, स्पिन जेनी नहीं, उन्होंने स्पिन जेनी नहीं बनाया था, बल्कि जॉन के ने फ्लाइंग शटल को बनाया था। तो हमारा जो गलत जोड़ी अभी दी हुई है यहाँ पे चौथी है, जॉन के स्पिनिंग जेनी, जबकि उन्होंने बनाया था फ्लाइंग शटल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे।
अगर आप लोगों को जो है क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। मजदूर रहनुमा वी सोबिया किस मकबूजा इलाके की आज़ादी के लिए काम कर रहे थे? क्या वो डच है, पुर्तगीज है, फ्रांसीसी है या ब्रिटिश है? अब देखिए मजदूर रहनुमा जो है वी सोबिया जो है फ्रांसीसी मकबूजा इलाके की आज़ादी के लिए काम कर रहे थे। अगर इसके रेफरेंस की बात करें, ठीक है, तो ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल क्लास 8 जो है एनसीईआरटी की, उसका एक टॉपिक है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, वहां से लिया गया है। ठीक है, तो हमारा जवाब क्या आएगा? हमारा जवाब आएगा फ्रांसीसी। तीसरा, बहिर्जी नायक जो है अगर जासूसी शोबे के सरबराह थे तो प्रताप राव गुर्जर किस शोबे के सरबराह थे? देखिए ये क्वेश्चन जो है मराठा एडमिनिस्ट्रेटिव अंडर शिवाजी महाराज के इस टॉपिक से लिया गया है। इसके लिए जो है आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा क्लास 8 की महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की, वहां पे आपको इसका जवाब मिल जाएगा। क्या प्रताप राव गुर्जर जो है वो आर्मीनेंट का चीफ ऑफिसर था, घुड़सवारी फौज का आला अफसर सरनोबत था, तो स्वराज्य का वजीर खजाना था या स्वराज्य का वजीर अदलिया था? देखिए प्रताप राव गुर्जर जो है वो घुड़सवारी फौज का आला अफसर सरनोबत था। ये जो है आप लोगों को, इसका जवाब आप लोगों को बुक के अंदर मिलेगा। अगला सवाल, नीचे दी गई निशान इम्तियाज किस बैनुल अक़वामी तंजीम की है? अब ये एक निशान दिया हुआ था, पूछा गया था कि ये किस बैनुल अक़वामी तंजीम का निशान है। क्या ये सार्क का है, अक़वाम मुत्तहिदा का है, ब्रिक्स का है या कॉमनवेल्थ का? तो देखिए इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है, आपको पता चलेगा ये कॉमनवेल्थ का जो है सिंबल है, निशान है। इंडियन दिफाई अफवाज का सरबराह अलग कौन होता है? क्या सदर जमहूरिया होता है, वजीर आजम होता है, वजीर दाखिला होता है या वजीर दफा होता है? देखिए ये क्वेश्चन जो है ये सिविक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, सिविक्स का क्वेश्चन है। इंडियन दिफाई अफवाज का सरबराह, अक्सर जो हम लोग इसमें गड़बड़ कर देते हैं, हम लोगों को लगता है कि जो वजीर दफा होता है यही जो है वो इंडियन दिफाई अफवाज का सरबराह आला होता है, जबकि ऐसा नहीं है। वजीर दफा जो है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का रोल अदा करता है, लेकिन जो सदर जमहूरिया होता है ना, ये इंडियन दफाई अफवाज का सरबराह आला होता है। ठीक है, तो हमारा जवाब क्या आएगा? सदर जमहूरिया। इसके लिए आप जो सिविक्स पढ़िए क्लास 9 की, आप लोगों को उसका जवाब वहां पे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मालियाती बिल में मंदरजा झैल में से किस शोबे से मुतालिक बिल शामिल है? मरकजी बैरूनी इलाके की रियासत का दर्जा देने के बारे में, इनकम टैक्स के ढांचे के निज़ाम को तब्दील करने के ताल्लुक से, आईनी तरमीमात करने से मुतालिक, नई तालीमी पॉलिसी के निफाज के हवाले से। तो देखिए मालियाती बिल जो है वो इनकम टैक्स के ढांचे के निज़ाम की तब्दीली के ताल्लुक से लाया जाता है। देखिए ये जो है ये क्वेश्चन आप लोगों का आर्टिकल 110 से लिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 110 के अंदर ये चीज लिखी हुई है, यानी कि ये जो है ये भी सिविक्स का क्वेश्चन आ जाता है। ये कहाँ का रेफरेंस है मैंने अभी तक इसको देखा नहीं है, आप लोग इसको चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन, शहरियों को गैर कानूनी गिरफ्तारी, शहरियों की, यहाँ पे शहरियों की गैर कानूनी गिरफ्तारी और नकल हमल पर पाबंदी से तहफ्फुज देने वाला हुक्म यानी कि क्या? ठीक है, क्या ये मेंडमास का कानून है, ममानियत हुक्म इम्तना का कानून है, का हुक्म है, मसल तलबी या शख्सी पेशे का हुक्म है? तो देखिए ये जो है अनलॉफुल जो डिटेंशन होता है ना, अनलॉफुल डिटेंशन वो शख्सी पेशी होती है। ठीक है, तो हमारा जवाब क्या आएगा? शहरियों की गैर कानूनी गिरफ्तारी और हमल व नकल पर पाबंदी शख्सी पेशी का हुक्म होता है। ठीक है, जिसे हम लोग अनलॉफुल डिटेंशन भी कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल, रियासती हुकूमत में विधानसभा होता है तो मुकामी हुकूमत में क्या होता है? विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, महानगर पालिका। तो मुकामी हुकूमत में जो है महानगर पालिका होता है। ये जो है ये सिविक्स का क्वेश्चन आपके सामने। अगला सिविक्स का क्वेश्चन है, दर्ज झैल में से कौन से काम हाकिम जिला के यानी के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नहीं होते हैं? ठीक है, इनमें से कौन से काम है जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या हाकिम जिला का नहीं है? जिला परिषद के इजलास की सदारत करना, राय दहिंदगान की फहरिस्त को अज सरे नौ तरतीब करना, इजलास पर पाबंदी लगाना, कर्फ्यू नाफिज करना,
खेत का लगान वसूल करना। देखिए 2, 3 और 4 जो ऑप्शन है, ये सब तमाम काम जो है वो हाकिम जिला या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का होता है। आप जो है सिविक्स की क्लास 9th की बुक आप जब पढ़ोगे ना, तो आप लोगों को ये पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। जो हुक्म जो नहीं होता है, जो काम हाकिम जिला का नहीं होता है, वो ये है कि जिला परिषद के इजलास की सदारत वो नहीं कर सकता है, बल्कि जिला परिषद की जो इजलास की सदारत जो है वहाँ का प्रेसिडेंट यानी कि वहाँ का सदर करता है। जिला परिषद का सदर करता है उसकी सदारत। तो हमारा जवाब जो है, जो हाकिम जिला नहीं करता है वो पहला है, जिला परिषद के इजलास की सदारत नहीं करता है। हल्के इंतखाब की तश्कील का काम इलेक्शन कमीशन की डैश डैश कमेटी करती है। ठीक है, इंतखाब, वोट, तकसीम, औकात या हदबंदी। देखिए हल्के इंतखाब की तश्कील जो है वो हदबंदी कमेटी करती है। ये सिविक्स का क्वेश्चन है, क्लास 9th एनसीईआरटी आप पढ़िए, आपको वहां पे आसानी से इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। देखिए क्वेश्चन ये है कि बहैसियत शहरी हमको तकरीरी और इजहार की आज़ादी है, पुरअमन तरीके से जमा होकर इजलास मुनक्किद कर सकते हैं, अदारे और तंजीमें कायम कर सकते हैं। ये 0 की मिसालें हैं। ये क्वेश्चन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 एक से लिया गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो है क्या मुसावात का हक की मिसालें हैं, आज़ादी का हक है, इस्तेहसाल की मुखालफत का हक है, या तहजीब व तालीम का हक है। देखिए जहां पर जो है शहरियों को तकरीरी आज़ादी होती है, इज़हार ख्याल की आज़ादी होती है, पुरअमन तरीके से जो है इजलास कर सकते हैं, अदारे तंजीमें कायम कर सकते हैं, तो आर्टिकल 19 के हिसाब से ये आज़ादी का हक हम लोगों को हासिल होता है। हमारा जवाब आएगा दूसरा। अगला सवाल, ग्रोह में शामिल ना होने वाला लफ्ज़ पहचानिए। अब 4 जो है नाम दिए हुए हैं, इसमें से जो है कौन सा ऑड है उसको पहचानने के लिए कहा गया था। जर्मनी, इटली, स्पेन, अमेरिका। देखिए जर्मनी, इटली और स्पेन जो है वो ये यूरोप के जो है यूरोप की कंट्रीज है, जबकि अमेरिका उससे बिल्कुल अलग है। तो हमारा जवाब ये आएगा अमेरिका। ठीक है, बाकी जर्मनी, इटली और स्पेन जो है यूरोप की कंट्रीज है। अगला सवाल, तश्कील नौ और शफाफियत ये पॉलिसियां 0 ने अमल में लाई। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन ने, स्टालिन ने, मार्शल जोकाव ने या मिखाइल गोर्बाचोव ने। गोर्बाचोव लिखा है, चोफ नहीं है, गोर्बाचोव है, मिखाइल गोर्बाचोव। देखिए व्लादिमीर पुतिन जो है ये अभी तो फिलहाल रशिया के सदर है। स्टालिन जो है वो यूएसएसआर के वर्ल्ड वॉर सेकंड के सदर थे। मार्शल जोकाव जो है ये भी जनरल थे। मिखाइल गोर्बाचोव ने जो है ये पॉलिसियां यानी कि तश्कील नौ और शफाफियत की पॉलिसी को अमल में लाया था। ये जो है ये क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन का है। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद हिस्ट्री का है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसके लिए क्लास 12 तक की आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, जहां पे ये चीज दी हुई है। ठीक है, एनपीटी और सीटीबीटी ये 0 मुताल्लिका मुआहदे हैं। क्या ये मिसाइल से मुतालिक है, एटमी हथियार से है, जंग बंदी से है या बैनुल अक़वामी तिजारत से है। अगर आपको एनपीटी का फुल फॉर्म पता होगा तो आप लोगों को जो है जवाब आसान हो जाएगा। क्योंकि देखिए क्योंकि एनपीटी का फुल फॉर्म है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, सीटीबीटी का फुल फॉर्म आता है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। तो ये जो है एटम बॉम्ब से यानी कि एटमी हथियार से मुतालिक मुआहदे हुए थे। अगला सवाल, जब किसी इलाके का रकबा कम और आबादी ज्यादा होती है तब वहां आबादी का गुंजानपन कैसा होता है। अब देखिए इलाके का रकबा कम है और आबादी ज्यादा है, तो ऐसे इलाके में जाहिर सी बात है कि ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है यहाँ पर आबादी का गुंजानपन ज्यादा रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जवाब आएगा 4th। अगला सवाल, 30 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद पर बर आजम शुमाली अमेरिका का शहर। ये सवाल गलत है। देखिए यहाँ पे आप जो है आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पर आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग जो है अगर उर्दू में भी पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो एक नज़र आप लोग जो है साथ में इंग्लिश का भी सेक्शन दिया रहता है, वहां पर जाकर एक मर्तबा क्वेश्चन को जरूर पढ़ लिया करना। क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि 30
डिग्री शुमाली अर्जुल बलद पर कौन सा शहर वाक़ है? ठीक है, तो आगे जो है बर अज़म वगैरह की जरूरत नहीं है। क्या वो बसरा है, लहासा है, न्यू ऑर्लिन्स है, या काहरा, मिस्र के अंदर जो काहरा है वो है? देखिए इसका जवाब जो है काहरा आएगा। क्यों कायरा क्यों आएगा? क्योंकि बसरा, लहासा और न्यू ऑर्लिन्स जो है वो 30 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद के करीब तो है, लेकिन एग्जैक्ट जो है वो काहरा जो है, कायरा जो है वो एग्जैक्ट जो है 30 डिग्री अर्जुल बलद पर वाक़ शहर है। अगला सवाल, सिफर सिफर ये आतिशी चट्टान है। देखिए वापस से जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन, अब ज्योग्राफी के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। ठीक है, आतिशी चट्टान की एग्जांपल पूछा था ज्योग्राफी का। ये जो है आप लोगों को एनसीईआरटी की क्लास 9th के अंदर इसका जवाब आप लोगों को मिलेगा। तो बेसॉल्ट, भुरभुरे पत्थर की चट्टान, संगमरमर या चुनखड़ी। तो आतिशी चट्टान की मिसाल जो है बेसॉल्ट, हमारा जवाब आएगा पहला। अगला सवाल, टोपोशीट नक्शे में दिए गए जुज़्व में से कौन सी अलामत को जाहिर करते हैं? अब ये एक फिगर दी हुई थी, ये टोपोशीट के अंदर जो किस चीज को जाहिर करता है? क्या वो एक कब्र को, समाधि या छतरी को, किले को, या कब्रस्तान को? देखिए कब्र को जो है कुछ इस तरीके के सिंबल से जो है जाहिर किया जाता है, समाधि को जो है इस तरीके से जो है बनाकर ऊपर कुछ इस तरीके से जो है समाधि बताई जाती है। ठीक है, किला जो है वो इस तरीके से 2 झंडे लगा दिए जाते हैं, किला बताया जाता है। कब्रस्तान के लिए जो है ये चौथा हमारा ऑप्शन जो है, कब्रस्तान के लिए टोपोशीट नक्शे के अंदर इस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल, मसूरी, मसूरी देखिए ये गलत लिखा हुआ है। मसूरी जो है ये सयाहती मुकाम दर्ज झेल में से किस रियासत में वाक़ है? जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, आसाम या उत्तराखंड? मसूरी जो है वो उत्तराखंड के अंदर मौजूद है। ठीक है, ये भी अगेंस्ट ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। और रेफरेंस की अगर बात करें तो क्लास 7 से पढ़िए आप इसके लिए एनसीईआरटी के। चट्टानों का बिखराव ये अमल दर्ज झेल में से किस किस्म की है? अब देखिए चट्टानों का बिखराव या फिर ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन जो जिसको कहते हैं, ये जो है किस किस्म की होती है? हयातियाती फरसुदगी होती है, कीमियाई फरसुदगी होती है, तबई फरसुदगी होती है, या खाकस्तर फरसुदगी होती है? तो देखिए चट्टानों का जो बिखराव होता है इस अमल को तबई फरसुदगी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में फिजिकल वेदरिंग भी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सनत के लिहाज से, ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सनत के लिहाज से शुमाली अमेरिका के कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली है। इस लिहाज से अब जो ये लिहाज दिया गया है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सनत के लिहाज से, इस लिहाज से भारत में सिलिकॉन वादी 0 सतह मुर्तफा में है। अब देखिए भारत की सिलिकॉन वैली जो है वो बेंगलुरु को कहा जाता है, बेंगलुरु को। ठीक है, बेंगलुरु को जो कि एक हमारे इंडिया का सबसे बड़ा आईटी हब है। ठीक है, अब बेंगलुरु कहाँ पे है? तो ये दक्कन की सतह मुर्तफा में है। तो हमारा जवाब ये आएगा कि भारत में सिलिकॉन वादी जो है दक्कन सतह मुर्तफा में है, जो कि बेंगलुरु आईटी हब है। ये जो है ये भी जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आप जो जाके चेकआउट कर लेना। 0 को दुनिया का सबसे ज्यादा सनती तरक्की याफ्ता मुल्क कहा जाता है। ये सवाल यहाँ पे गलत दिया हुआ है। एक्चुअल में इंग्लिश में सवाल कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि इनमें से वो कौन सा कंट्री है जिसने इतना प्रोग्रेस किया है जो अदर कंट्री 100 साल में करती है, लेकिन इस कंट्री ने 10 साल में उतना प्रोग्रेस किया हुआ है। तो वो क्या चीन है जिसने जो है 10 साल में प्रोग्रेस किया हुआ है, जापान है, ताइवान है, या जर्मनी है? तो देखिए दूसरी कंट्रीज जितनी तरक्की 100 सालों में करती है, उतनी तरक्की जो है 10 सालों में जापान ने करके दिखाई है। तो हमारा जवाब आएगा जापान। ये जो है आप लोगों को क्लास ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की क्लास 6 को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, उसका जवाब आप लोगों को वहां पर मिलेगा। अगला सवाल ये भी ज्योग्राफी से रिलेटेड है। केप टाउन से काहरा तक अफ्रीका की सबसे लंबी रेल लाइन के लिए 0 झील की वजह से रुकावट, नहीं ये सवाल भी गलत है। एक्चुअल में इंग्लिश आप पढ़ोगे तो सवाल कुछ इस तरीके से है कि केपटाउन से काहरा तक अफ्रीका की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी नदी को या झील को क्रॉस करती है? रुकावट नहीं बनती है, क्रॉस करती है। क्या वो अजीम झीलें हैं, बाल्कन झील है, विक्टोरिया झील है, या बेकॉल झील है? तो देखिए केपटाउन से काहरा तक जो है जो सबसे लंबी अफ्रीका की रेलवे लाइन है वो विक्टोरिया झील को क्रॉस करती है। तो हमारा जवाब आएगा विक्टोरिया झील। ज्योग्राफी की क्लास 10 आप लोगों को पढ़ना रहेगा, उसमें आप लोगों को इसका जवाब मिल जाएगा। भारत में रिटायरमेंट की औसत उम्र 60 साल है, तो जापान में रिटायरमेंट की उम्र कितनी है?
डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जवाब आप लोगों को ज्योग्राफी की 12th की जो क्लास है उसके ज्योग्राफी का आप लोगों को पढ़ना रहेगा, एनसीईआरटी की, वहां आप लोगों को इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो रिटायरमेंट की उम्र जो है जापान के अंदर 65 साल है। अगला सवाल, फिल्मी सनत का शुमार किस पेशे में किया जाता है? ठीक है, फिल्मी, देखिए ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो फिल्मी सनत का जो शुमार क्या इब्तदाई पेशे में, सानवी पेशे में, सलासी पेशे में या रबई पेशे में? तो फिल्मी सनत का जो है वो टर्शियरी यानी कि सलासी पेशे में उसका शुमार किया जाता है। फिर टोपोशीट के ऊपर से एक क्वेश्चन और आ गया है। टोपोशीट में पक्की बस्तियों को किस अलामत से जाहिर किया जाता है? तो आप लोगों ने अगर टोपोशीट की अलामतों को याद किया होगा तो जो दूसरे नंबर का है, जो रेक्टेंगल्स बने हुए हैं जिसमें डार्क कलर से बताया जाता है, ब्लैक डार्क कलर से, ये पक्की बस्तियों की अलामत होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 0 हवा की आबी बुखारात की को समूने की सलाहियत ज्यादा होती है? क्या वो खुश्क हवा है जिसकी जो है आबी बुखारात को समूने की सलाहियत ज्यादा होती है, या हरारत है, सर्द है, या गर्म है? तो देखिए देखिए इसका जवाब जो है वो गर्म हवा जो है, इसकी ये खुसूसियत होती है कि ये सबसे ज्यादा आबी बुखारात को अपने अंदर समो लेता है। हालांकि हरारत भी जो है पार्शियली जवाब आ सकता है, लेकिन एक्चुअल जवाब जो है वो गर्म हवा है। अगला सवाल, आब हवा में 0 यह अंसुर हरारत और आबी बुखारात को समूने में अहम होता है। अब कोई भी हवा हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? हवा। हमारा जवाब क्या आएगा? कोई भी हवा हो वही जो है अपने अंदर हरारत और आबी बुखारात को समो लेती है, तो हमारा जवाब आएगा हवा। गलत जोड़ियां पहचानने के लिए कहा गया था। दर्जा हरारत के लिए खतूत मुसावी हरारत यानी कि आइसोथर्म का इस्तेमाल किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। आइसोबार का इस्तेमाल जो हवा का दबाव नापने के लिए किया जाता है। आइसोबाथ जो है समुद्र की नमकीन, नहीं ये गलत है, क्योंकि देखिए इसको जो है आइसोहेलाइन जो है, आइसोहेलाइन ये जो है समुद्र की नमकीनियत जांचने वाला जांचा जाता है आइसोहेलाइन के जरिए। ठीक है, और सतह समुद्र से ऊंचाई जो है कंतूरी खत, कंटूर लाइन, ये भी सही है, तो हमारा जवाब आएगा 3, ये गलत जोड़ी है। अगला क्वेश्चन, मामन यानी, ठीक है, सेंचुरी के बारे में पूछा था। सेंचुरी और यहाँ मामन यानी कि क्या? जहां जंगलात में अजाफे के लिए आजादी दी जाती है, जहां इंसानों का तहफ्फुज दिया जाता है, जहां जानवर और परिंदे आजादाना घूमते फिरते हैं, जहां इंसानों का जानवरों के तशद्दुद से तहफ्फुज होता है। तो देखिए मामन और सेंचुरी यानी कि ऐसी जगह जहां जानवर और परिंदे आजादाना घूमते हैं। ठीक है, तो हमारा जवाब आएगा 3। ठीक है, आई होप कि आपको यह है ये वीडियो में अच्छा लग रहा होगा, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप कमेंट कीजिए, अगर आप लोगों को रेफरेंस के साथ जो मैं पढ़ा दूं तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में यस लिखिए, तो मैं आप लोगों को रेफरेंस के साथ जो है पढ़ा दूंगा। अगला सवाल, किसी भी इलाके में ज्यादा मरकूजियत हो तो हुकूमत लामरकूजियत पॉलिसी इख्तियार करती है, वजह बताइए। एक ही इलाके की तरक्की सबसे ज्यादा होती है, दूसरे इलाके में वाफर मिकदार में जमीन मुहैया होती है, आबादी की यकसा तकसीम होने के लिए, सभी इलाकों की माशी तरक्की होने के लिए। अब देखिए इसका जो जवाब है ये भी जो है हमारे ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है, ज्योग्राफी में क्लास 9th में एक चैप्टर है, उसमें से यहाँ ये क्वेश्चन लिया गया है, आप जाकर वहां पे चेकआउट कर लेना। ठीक है, अब देखिए ये सभी इलाकों की माशी तरक्की होने के लिए हुकूमत क्या करती है कि ज्यादा मरकूजियत हो तो लामरकूजियत की पॉलिसी इख्तियार करती है। ठीक है, तो हमारा जवाब आएगा 4। काबिल नजरअंदाज आबादी में अजाफे का मतलब क्या है? अब देखिए काबिल नजरअंदाज आबादी, इसका जो है मतलब क्या है? शरह पैदाइश ज्यादा और शरह अमवात कम, शरह पैदाइश कम और शरह अमवात कम, हिजरत मुंतकली और कम शरह ख्वानदगी। तो देखिए काबिल नजरअंदाज आबादी के में अजाफे का मतलब होता है कि शरह पैदाइश कम और शरह अमवात भी कम। ठीक है, हमारा आंसर आएगा 2, लेस बर्थ रेट एंड लेस डेथ रेट। ठीक है, तो 2 हमारा जवाब आएगा। अगला सवाल, मंदरजा झैल में से कौन सा अंसुर इलाकाई तरक्की के लिए ज्यादा साजगार है? अब देखिए किसी भी इलाकाई तरक्की के लिए ज्यादा साजगार इनमें से कौन सी चीज रहेगी? काबिल रसाई दरिया, एक्सेसिबल रिवर, तबाही अनासिर, अच्छे कुदरती बंदरगाहें, कुदरती वसाइल की दौलत और आबादी। देखिए कुदरती वसाइल की दौलत और आबादी जो है ये एक ऐसा साजगार माहौल
माहौल बनाता है जिसकी वजह से किसी भी इलाके की तरक्की होती है। अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। मंडी बागाती काश्तकारी को ट्रक ज़राअत कहा जाता है, क्यों? वजह बताइए। पैदावार की एक जदीद किस्म है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शहरों को ट्रक के जरिए सब्जी तरकारी मुहैया की जाती है, ये बिल्कुल सही है। यक फसली खेती की पैदावार होती है, ये भी ट्रक फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है। ट्रक के जरिए खेतों का सामान बंदरगाह तक पहुंचाया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो देखिए, शहरों को ट्रक के जरिए सब्जी तरकारी मुहैया की जाती है, उसको जो है ट्रक फार्मिंग या ट्रक ज़राअत कहा जाता है। अगला सवाल, किसी जमीनी इलाके की ढलवान ऊंचाई और बुलंदी को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? अभी जो है पिछले जो है क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने देखा है, ये तमाम ज्योग्राफी के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। अब किसी जमीनी इलाके की ढलवान ऊंचाई और बुलंदी को समझने के लिए हम लोग जो है कंतूरी खतूत या कंटूर लाइन का इस्तेमाल करते हैं, ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। रेफरेंस आपको बाद में बता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 इंच इजिकल टू 3 माइल इस लफ्जी पैमाने की अददी पैमाने में तब्दील दर्ज झेल में से कौन सी इकाई है बरतानवी इकाई निज़ाम के लिहाज से? अब देखिए, बरतानवी जो इकाई निज़ाम है उसके हिसाब से 1 मील जो है वो 63,360 इंच का होता है, ठीक है। तो 3 मील के अंदर कितने इंच आएंगे? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। 2 मील की अगर बात करेंगे तो 1,90,000 आ जाएंगे। सॉरी, हमारा जो जवाब आएगा एक्चुअल में वो 2 मील के लिए जो है वो 2 मील के लिए 1,90,000 आएगा। 3 मील के लिए जो है 3,16,000 हमारा जवाब आएगा दूसरा। अगला सवाल, आतिशी चट्टानों में मादनी दौलत वाफर है जबकि महाराष्ट्र में हर जगह मादनी जखायर नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि आतिशी चट्टानों में मादनियात तमाम इलाकों में नहीं पाई जाती। महाराष्ट्र का ज्यादातर हिस्सा दक्कन की ढाल शील्ड के इलाके पर मुहित है। महाराष्ट्र के चंद इलाकों में आतिशी चट्टानें पाई जाती हैं और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में जरखेज जरई मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए, एक वजह यह है, उसकी सबसे अहम वजह यह है कि जो आतिशी चट्टानें होती है उसमें मादनियात जो है तमाम इलाकों में नहीं पाई जाती है, ये उसकी वजह है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में हर जगह मादनी जखायर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल 144। अब देखिए, सवाल यह है कि इनमें से कौन से रास्तों से गुजरते वक्त तो बैनुल अक़वामी खत या इंटरनेशनल डेट लाइन को हम लोग पार करते हैं, पार करना पड़ता है, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन को पार करना पड़ता है किन इलाकों को जाने के लिए? अगर लंदन से निकलते हैं, दुबई, मुंबई और टोक्यो जाते हैं, तो क्या हम जो है उन इलाकों को पार करते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुंबई, लंदन, वॉशिंगटन, कैलिफोर्निया अगर जाते हैं हम लोग, तो हम लोग जो इंटरनेशनल डेट लाइन को पार करते हैं। मुंबई, सिंगापुर, सिडनी, रियो दी जेनेरियो जाते हैं तो भी हम लोग जो है इंटरनेशनल डेट लाइन को या बैनुल अक़वामी खत तारीख को पार करते हैं। कोलकाता से न्यूयॉर्क अगर जाएंगे तो भी हम लोग जो है इंटरनेशनल डेट लाइन को यानी कि बैनुल अक़वामी खत तारीख को पार करना पड़ता है। चेन्नई से अगर कोबे तक जाते हैं टोक्यो होते हुए, तो हम लोगों को पार नहीं करना पड़ता है, यानी कि हमारा जवाब जो है 2, 3 एंड 4। अब देखिए, यहाँ पे पहले ऑप्शन में भी 2, 3 एंड 4 दिया हुआ है, चौथे ऑप्शन में भी 2, 3 एंड 4 दिया हुआ है, तो हमारा 2, 3, 4 दिया हुआ है। चौथे में क्या दिया हुआ है? 1, 2, 3, 4। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2, 3, 4 पहला हमारा आंसर आएगा, ठीक है, फर्स्ट हमारा आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, जब जमीन का सूरज से फासला कम से कम होता है, इस हालत को क्या कहते हैं? ठीक है, पेरिलियन तो इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है, इसको जो है उर्दू में क्या कहेंगे, ठीक है, उसको देख लेते हैं। देखिए, जब जमीन का सूरज से फासला कम से कम होता है उसको जो है फेरिलियन यानी कि कर्व शमसी हालत कहा जाता है, ठीक है, कर्व शमसी हालत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नहर सुइज बहुत अहम है, क्यों? ये सतह समंदर पर वाक़े है, ये मुंबई और यूरोपीय मुल्कों को जोड़ती है, इससे वक्त और फासले की बचत होती है, ये खांगी रास्ता है। तो देखिए, नहर सुइज जो है बहुत अहम है क्योंकि इससे वक्त और फासले की बचत होती है। ये जो है एनसीईआरटी की क्लास 6 के अंदर जो है ये दिया हुआ है, आप उसको जाकर वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। अगला सवाल ज्योग्राफी से, जमीन का कल्ब या जमीन का जो कोर होता है
उसका तकरीबन दर्जा हरारत कितना होता है? सूरज की सतह दर्जा हरारत के बराबर, चांद की दर्जा हरारत के बराबर, पानी का नुक्ता उबाल के बराबर, या जौहरी तामुल गुर एटॉमिक रिएक्टर के बराबर। तो देखिए, जमीन का जो कल्ब या जमीन का जो कोर है वो सूरज की सतह के दर्जे हरारत के बराबर उसके कोर का दर्जा हरारत है। तो ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की जो है आप लोग बुक को रेफर कीजिए। अगला सवाल, हिंदुस्तान में अंदरूनी मुल्क आबी रास्ते तैयार नहीं होते, क्यों? क्या वजह है? यहाँ के दरिया कम लंबाई के हैं, दरियाओं पे गाद की मिकदार ज्यादा होती है, नदियां एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, बहुत सी नदियां मौसमी हैं। देखिए, इसकी सबसे अहम वजह यह है कि हम लोग जो है हिंदुस्तान के अंदर जो है आबी रास्ते तैयार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दरियाओं में गाद की मिकदार बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हम लोगों को पता है कि गंगा का जो प्रोजेक्ट है वो साल साल से चल रहा है, आज भी हम लोगों ने एक दरिया को साफ नहीं कर पाया है। ठीक है, अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा दलदली इलाका बहरे आर्कटिक के करीब साइबेरियाई इलाके में पाया जाता है, उसकी वजह क्या है? ये सतह समुद्र के मुकाबले में निचली सतह पर है, यहाँ मैदानी इलाके होने की वजह से कई दरियाओं के डेल्टाई इलाके हैं, बिल्कुल नहीं, मौसमी सरमा में मुंजमद दरिया और नाकिस निकासी, ये जो है उसकी जवाब वजह है। ठीक है, ये वजह हो सकती है। यहाँ आबी नकल हमल का रास्ता, ये भी कोई वजह नहीं है। ठीक है, 1, 2 और 4 जो कोई वजह नहीं है। तो मौसमी सरमा में मुंजमद दरिया होने की वजह से और नाकिस निकासी की वजह से जो है बहरे आर्कटिक के करीब साइबेरिया इलाके में जो है दलदली इलाका बन गया है। तो हमारा जवाब आएगा तीसरा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। खुतूत मसावी हरारत को शुमाली निस्फ कुर्रे में मुनहरिफ और कम फासले पर देखा जाता है। ये खुतूत मुसावी हरारत का दर्जा कम है। यहाँ आबी रकबे के मुआवजे में खुश्की का रकबा ज्यादा है। आबी और खुश्की के दर्जा हरारत में फर्क है और दर्ज बाला मुतबादिल में से 2 और 3 दोनों का असर है। तो देखिए, इसका जवाब जो चौथा आएगा। देखिए, खुतूत मुसावी हरारत को शुमाली निस्फ कुर्रे में मुनहरिफ और कम फासले पर देखा जाता है, क्योंकि यहाँ खुतूत मुसावी दर्जा हरारत का दर्जा कम होता है और यहाँ पर आबी रकबे के मुआवजे में खुश्की का रकबा ज्यादा है, इसीलिए जो है दोनों जवाबात सही होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो है ये वीडियो खत्म होता है। अगर आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले और हम लोग जो है ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहे। तो चलिए, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।